से इस कार्यशाला में तमाम विद्यार्थी और अध्यापक जुड़े हैं। एक बार फिर से मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर नितिन मौर्य सर, जो कि वैज्ञानिक एवं प्रमुख है प्रचार एवं प्रसार विभाग के, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नवप्रवर्तन केंद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश से। मैं चाहूंगा कि सर अब आप हमारे इन सभी विद्यार्थियों को और शिक्षकों को नवाचार की नई पाठशाला सिखाएंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। मैं काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया इतने सारे लोगों से मुखातिब होने का, बात करने का। तो मुख्यतः जो मेरी प्रेजेंटेशन रहेगी, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा। तो वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बारे में रहेगी, सृजनात्मकता और नवाचार। कुछ उदाहरण दूंगा मैं बच्चों के, जो देश के अलग अलग हिस्सों से हैं, उन्होंने कैसे किसी भी विचार को सोचा, कैसे कोई दिक्कत समस्या का निदान किया और कैसे कोई एक इनोवेशन बनाया। प्रेजेंटेशन के कुछ हिस्से में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, खासतौर पे जो बच्चे हैं, कि कैसे हम किसी भी इनोवेशन को करते हैं, इनोवेशन के बारे में सोचते हैं, कैसे हम किसी प्रॉब्लम को खोजते हैं और उस प्रॉब्लम का समाधान सोचते हैं। तो मूलतः ये जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी या हम जो चर्चा करेंगे, उसमें हम इसी टॉपिक के आसपास ही, इर्द गिर्द ही हम अपनी बात करेंगे। और कुछ टर्म जो हम लोग यूज करते हैं अक्सर, जैसे क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो उनमें आपस में भेद क्या होता है वो बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने कई बार अपने तजुर्बे में देखा है कि आप लोग बहुत सारी प्रतियोगिताओं में जब भाग लेते हैं, जब शिक्षकगण बच्चों को तैयार करते हैं या बच्चे जो हैं वो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि साइंस की प्रतियोगिता होती है जहाँ पे शायद साइंस मॉडल बनाना होता है, या जो साइंस के जो नियम है उनको किसी मॉडल के जरिए दिखाना होता है। पर कुछ प्रतियोगिताएं ऐसी भी होती हैं जिनमें इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिवनेस, यानी कि कुछ नयापन होना चाहिए। तो यदि ऐसी किसी प्रतियोगिता में जिसमें किसी नए विचार की बात की जा रही है, उसमें हम विज्ञान का कोई प्रोजेक्ट अगर लेके जाते हैं, तो अमूमन पाया ये गया है कि वो बच्चे फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो पिछले कई समय के हमारा जो तजुर्बा है, तो मैंने इसलिए सोचा कि हम इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि जब आप लोग भविष्य में किसी भी ऐसी प्रतियोगिता में भाग लें तो आप लोग अपनी तरफ से अपना बेहतर कर सकें। मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रेजेंटेशन दिख रही होगी। सर आपका प्रेजेंटेशन शो हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो जो मैंने टॉपिक रखा है वो रखा है सृजनशीलता से नवाचार तक। कैसे हम लोग क्रिएटिविटी को लीवरेज करके, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके हम लोग इनोवेशन कर सकते हैं। मैं प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक आपको 15 साल पुराना वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसमें हमारे 4 इनोवेटर हैं, उन्होंने अपनी इनोवेशन के बारे में किया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये वीडियो देखा हो, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले एक वीडियो दिखाऊं इनोवेशन के बारे में, ताकि आप लोग को पता चले कि हम किस चीज की बात करने जा रहे हैं। സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ വിജയത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടികൾ കയറി. നാട്ടുകാർ പോലെ എന്ന പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നത്. सॉरी, बटन क्लिक हो गया था। തലയിൽ കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ആദ്യം എടുത്തത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
എങ്കിലും ഞാൻ വിജയത്തിന് ചവിട്ടുപടികൾ കയറി. നാട്ടുകാർ പറയുന്ന സഹകരണമെന്നാണ്. ഇത് വളരെ ലളിതമാണ്. ഇത് ആകർഷകമായ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമല്ല. പക്ഷേ അച്ഛന്റെ കരുതലിൽ കുറയ്ക്കുന്നു. ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്റെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകം ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. જ્યારે મારી સામે અડવા માટે એક આટા હતું. જ્યારે મારી સામે પગલા ભરવા માટે એક દિશા હતી. જો કોઈ વસ્તુ મને રોકે એ કેમ થાય? તે માત્ર દોડી કાઢી મુશ્કેલીમાંથી બહાર કાઢવું. મુશ્કેલીઓ જાતે ઉકેલાઈ જતી. હાઈ ટેકનોલોજી नाव का इंतजार मुझे गवारा न था। मुझे मेरे प्यार से मिलना ही था। मेरी बेकरारी ने मुझे आविष्कारी बना पर प्यार को भी आविष्कार का सहारा लेना ही पड़ता। आविष्कार ही मेरी नूर का नूर है, नई खोज ही मेरी जिंदगी का माई टेक्नोलॉजी। ये जो 4 वीडियोस थे, मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बहुत जल्दी ये बताना चाहता हूँ। जो पहला आपने देखा था वो अपच्चन जी थे केरल के। उन्होंने क्या बनाया था, एक नारियल के पेड़ पे चढ़ने की मशीन बनाई थी। ये करीब 1994-95 की बात है। नारियल के पेड़ में क्या होता है, चढ़ने के लिए जो लोग होते हैं वो ट्रेंड होते हैं और हर आदमी उस पर नहीं चढ़ पाता। तो जब लेबर की किल्लत होने लगी, जो लोग पेड़ों पे चढ़ेंगे, या बरसात में जब फिसलन बहुत हो जाती है पेड़ों के ऊपर में, तब बहुत दिक्कत आती थी। तो उन्होंने इस समस्या से निदान पाने के लिए उन्होंने खुद ही एक मशीन इजाद कर दी, जिसकी वजह से कोई भी महिला या पुरुष वो नारियल के पेड़ पर चढ़ के ऊपर नारियल तोड़ सकता था। दूसरे जो भाई थे हमारे, वो गुजरात के धनजी भाई करई। इनको बचपन में कोई बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी जो हाइट थी वो 1.5 फुट से ज्यादा नहीं बढ़ी। आपने वीडियो में भी देखा होगा। अब उनको इधर से उधर जाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर में निर्भर होना पड़ता था। तो उनको बड़ा खराब लगा। उन्होंने सोचा मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूं, मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। तो उन्होंने जो एक्टिवा स्कूटर होता है ना, उसमें संशोधन कर दिया, जिससे कि वो अकेले खुद ही चला सकते हैं गद्दी पे बैठ के भी, और उनको किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये हो गया दूसरा। तीसरा जो था वो बच्ची थी, आपकी जैसी एक छोटी बच्ची थी। ये 2003-4 की बात है। रेमिया जोस उसका नाम है। वो बच्ची जब अपने स्कूल में जाती थी,
उस समय कक्षा 8 की बात है, उस समय क्या था कि उसकी माताजी की तबीयत खराब हो गई। अब उसको घर का भी काम करना पड़ता था, कपड़े भी धोने पड़ते थे और अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ती थी और छोटे भाई बहनों के लिए नाश्ता भी बनाना पड़ता था। अब उसमें इसका सबसे ज्यादा समय जो जाता था वो जाता था कपड़े धोने में। तो उस बच्ची ने क्या सोचा, क्या मैं कुछ ऐसा समाधान नहीं निकाल सकती हूँ अपनी समस्या का? और वो सोचते सोचते इस बच्ची ने एक पेडल से चलने वाला वॉशिंग मशीन बनाया, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा। और जो चौथा वीडियो था वो बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी के मोहम्मद सैदुल्ला जी थे। आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि बहुत सारे एरियाज हैं जो नॉर्थ बिहार है, वहां पे हर साल फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आती रहती है। तो ऐसे ही एक बाढ़ में 1974-75 की बात है, इनकी जो धर्मपत्नी थी वो बाढ़ की दूसरी तरफ फंस गई थी। तो उनको बचाने के लिए इन्होंने अपनी साइकिल में मॉडिफिकेशन करके उसको ऐसा बनाया जिससे कि वो जमीन पे भी चल सके और मैदान में भी चल सके। तो ये कुछ उदाहरण थे ये बताने के लिए कि कैसे लोगों को जो दिक्कत आती है, समस्याएं आती है, उन समस्याओं को हल करने के लिए व्यक्ति अपना दिमाग लगाता है और उस दिमाग में जो विचार उभरता है उसके उस विचार पे कार्य करते करते एक इनोवेशन करता है, एक ये नवाचार करता है। तो प्रेजेंटेशन की शुरुआत में मैंने ये वीडियो रखा था ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि हम लोग इस पूरी प्रेजेंटेशन में या इस पूरी चर्चा में 2 घंटे की जो होने वाली है हम किस बारे में बात करेंगे। अब मैं आता हूं, जो कॉमन मिस्टेक मुझे ऐसा लगता है लोगों के, शायद बच्चों के खासतौर पे समझने में आती है, वो आती है विज्ञान, तकनीकी, टेक्नोलॉजी और नवाचार। कई बार थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर विज्ञान, हम टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी, और जो इनोवेशन होता है वो नवाचार, इनमें क्या समानता है और क्या भेद है। तो विज्ञान जो होता है वो जितनी भी चीजें हम लोग, ज्ञान हमारे पास इकट्ठा है, जो आप लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जितना पढ़ते हो, थ्योरीज हैं, जितने थ्योरम्स हैं, लॉज हैं, सिद्धांत हैं, नियम हैं, वो सारे विज्ञान के हिस्से में आते हैं। ठीक है। अब जब हम विज्ञान के जो सिद्धांत या नियम है उनको इस्तेमाल करते हुए हम कोई चीज बनाते हैं तो हम बताते हैं, हम कहते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी बनाई है। ठीक है। यानी कि टेक्नोलॉजी क्या हो गई? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ साइंस, वो हो गई हमारी टेक्नोलॉजी। फिर नवाचार क्या हो गया? नवाचार हम या इनोवेशन कोई भी एक ऐसी चीज जो या तो एकदम नई हो या अगर कोई ऐसी चीज पहले आती हो उसमें हम लोगों ने कोई संशोधन कर दिया हो जिससे कि उसकी उपयोगिता बढ़ गई हो। यानी किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में या किसी और चीज में हम कुछ ऐसा ऐड करें जिससे कि वो ज्यादा यूजफुल हो जाए लोगों के लिए, तो हम कहेंगे कि हमने इनोवेशन कर दिया है। अब जो टेक्नोलॉजी होती है वो नई भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी अपने आप में इनोवेशन हो सकती है, या कई कॉमन टेक्नोलॉजी मिलके एक नया इनोवेशन बना सकती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कारों में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी भी 50 साल से सेम चली आ रही है। कुछ नई टेक्नोलॉजी जुड़ती है तो सिर्फ उतना हिस्सा इनोवेशन हो जाता है, पर कार आज की डेट में अपने आप में इनोवेशन नहीं है। आगे चल के मैं एक मोबाइल का उदाहरण दूंगा, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि कैसे अलग अलग समय पे जब हम विज्ञान पर आधारित रिसर्च करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज को इवॉल्व करते हैं, पैदा करते हैं और उनको जोड़ के कैसे नए नए प्रोडक्ट बनते हैं। तो मुख्यतः विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार या नव प्रवर्तन में यही फर्क है। अब एक और जो डिफरेंस करना जो जरूरी है वो है सृजनशीलता, क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं, आविष्कार, इन्वेंशन, और नवाचार, नव प्रवर्तन या इनोवेशन। तो जो सृजनशीलता होती है वो होती है कि आप अपने दिमाग से, अपनी इमेजिनेशन से, अपनी सोच से क्या चीज नहीं कर सकते हैं। अब जो क्रिएटिविटी होती है, सृजनशीलता होती है, ये किसी भी फील्ड में हो सकती है। ये विज्ञान में हो सकती है, ये आर्ट में हो सकती है, ये ड्रामा में हो सकती है, ये पेंटिंग में हो सकती है, किसी भी चीज में हो सकती है, मूवी में हो सकती है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा संगीतकार हो सकता है, नई नई धुनें बनाता है जैसे A.R. रहमान साहब हैं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा डांसर हो सकता है, पंडित बिरजू महाराज। तो क्रिएटिविटी, सृजनशीलता हम किसी भी फील्ड में दिखा सकते हैं। इन्वेंशन जब हम बात करते हैं, इन्वेंशन ज्यादातर जो बात होती है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही फील्ड में ही हम लोग बात करते हैं कि हमने कोई नई इन्वेंशन करी है। यानी कोई भी ऐसी चीज जो हमने एकदम पहली बार बनाई है जो पहले कभी नहीं थी, वो हो गई हमारी इन्वेंशन। और इनोवेशन जैसा मैंने बताया
चीज एकदम नई भी हो सकती है या पुरानी चीज में संशोधन किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, पर उसके अंदर में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि लोगों का फायदा हो और वो लोगों तक जा सके। ठीक है, ये बहुत जरूरी फर्क है दोनों के अंदर में। आपने कोई एक चीज बनाई, उसको बना के आपने अपने टेबल पे रख लिया, अपने कमरे में सजा लिया और लोगों तक वो नहीं पहुंची, तो वो इन्वेंशन ही रह जाएगी, इनोवेशन नहीं बनेगी। यदि उसका बाजारीकरण हो गया, कमर्शलाइजेशन हो गया और लोगों तक पहुंच गई, लोगों ने उसका फायदा उठाना शुरू किया, तब हम बोलेंगे कि भाई वो इनोवेशन हो गई। ठीक है, इसीलिए जो बहुत सारे हमारे इन्वेंटर रहे हैं जो 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, वो इन्वेंटर होके रह गए। जैसे एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, बहुत सारी इजाद की उन्होंने, 2500 से ज्यादा उनके नाम पे पेटेंट थे, पर वो बहुत सारी अपनी इजाद को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं ला पाए, जिसकी वजह से हम उनको आज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स कहते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेटर्स नहीं कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हम इन्वेंशन को आगे ले जाते हैं, लोगों तक पहुंच जाती है, तो हम उसको इनोवेशन कह सकते हैं। अब ये जो इनोवेशन है, ये एकदम नई चीज भी हो सकती है, ऐसा कोई प्रोडक्ट हो सकता है जो कभी भी नहीं देखा आपने, कभी भी नहीं सुना, या ऐसा भी हो सकता है जो आपने देखा सुना तो सही, पर उसमें संशोधन हो गया, सुधार हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया। अब जैसा मैंने कहा, इनोवेशन जो होती है वो, हम जो बात करी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बात करी कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होती है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही इनोवेशन होती है। जीवन के और भी बहुत सारे पहलू हैं जिनमें हम अगर कुछ नया करते हैं, जिससे कुछ सुधार होता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि इनोवेशन कर रहे हैं। जैसे कि प्रक्रिया, अब प्रक्रिया में इनोवेशन यानी इनोवेशन इन प्रोसेस, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप सब लोग तो नहीं, जो टीचर गण होंगे वो तो जानते होंगे कि जब हम लोग 1998, 99 या सन 2001 की बात करते थे, तो हम लोगों को अगर रेल का टिकट बुक कराना पड़ता था तो हम लोग रिजर्वेशन काउंटर में जाके लाइन लगाते थे। हर आदमी को यही करना पड़ता था क्योंकि यही प्रक्रिया थी। उसके बाद में IRCTC ने क्या किया, उसने एक ऑनलाइन सुविधा चालू करी कि आप लोग IRCTC की वेबसाइट पे जाके अपना टिकट बुक कर सकते हैं और वो टिकट 2 दिन के भीतर में DTDC जो कुरियर सर्विस है उसके जरिए में अपना घर आ सकता है। तो इससे क्या फायदा हुआ कि लोग अपना घर बैठे ही टिकट बुक कराने लगे और उनको बाहर जाके रिजर्वेशन काउंटर में जाके लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक प्रोसेस था, प्रोसेस की चीज का था, रिजर्वेशन जो करना था, जो प्रोसेस था रिजर्वेशन का, उसको इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया और DTDC के माध्यम से, कुरियर कंपनी के माध्यम से टिकट की डिलीवरी घर बैठे कर दी। तो ये एक प्रोसेस इनोवेशन का साधारण सा एक सिंपल उदाहरण है। फिर संस्कृति, कल्चरल इनोवेशन भी बहुत सारे होते हैं। कल्चरल इनोवेशन में अलग अलग जो हमारे समाज है उनके अंदर जो अपना संस्कृति है, अब वो भी कभी स्टैटिक नहीं होती, यानी कि हम लोग भी वक्त के साथ में बदलते रहते हैं। अब आप लोग खुद ही अगर ध्यान दें तो बहुत सारी चीजें जो शायद आपके बचपन में होती हूँ, जब आप 5 साल 10 साल पहले हो, बहुत सारी जो ऐसी परंपराएं हैं, वक्त के साथ में धीरे धीरे करके परंपराएं भी बदलती रहती है। कुछ पुरानी परंपराएं खत्म हो जाती है, कुछ का आपस में विलय हो जाता है, नई परंपराएं शुरू होती हैं। कभी हम किसी दूसरी कल्चर से भी सीखते हैं, कभी हम जो टीवी है उसके कल्चर से भी सीखते हैं, बहुत सारी तरह की चीजें होती हैं। फिर होता है इंस्टीट्यूशनल, जिसको बोलते हैं हम लोग संस्थागत इनोवेशन। जैसे कि 1985, 86, 84 के वक्त में जब नवोदय विद्यालय समिति का गठन हुआ था और ये माना गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में हम लोग एक नवोदय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय स्कूल स्थापित करेंगे, जिसमें 75% बच्चे जो होंगे वो उसी जिले के ग्रामीण इलाकों से आएंगे। तो एक बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन था, जिसका नतीजा आज मिल रहा है, जहाँ पे JMB के जो रिजल्ट्स आते हैं वो किसी भी एक अच्छे स्कूल से कंपेरेबल होते हैं और एक अच्छे सुलझे हुए पढ़े लिखे बच्चों की एक खेप है जो हमारी देश को आगे ले जाने के लिए तत्पर हो रही है, पैदा हो रही है। हर साल दर साल ये चल रहा है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन का। एजुकेशनल इनोवेशन में भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे बड़े लोगों के लिए एक होते हैं MOOCs आए हैं। पहले क्या होता था कि क्लास के अंदर ही सारी पढ़ाई होती थी, यूनिवर्सिटी हो चाहे हमारे स्कूल होते हो। फिर क्या हुआ कि अमेरिका में एक सिस्टम शुरू किया गया जिसको MOOCs बोलते हैं, मैसिव ओपन सोर्स कोर्सेज जो होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो पुराने कोर्स ऐसे जो कि शिक्षक कर चुके होते हैं उनको वीडियो रिकॉर्ड करके उन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे डालते हैं, ताकि किसी और को अगर पढ़ना हो तो वो पढ़ सकते हैं। आप लोग बहुत सारे ऐड देखते होंगे, वेदांतु, बायजूस। अब ये क्या है, ये एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं। तो ये सब एजुकेशनल इनोवेशन की कैटेगरी में आएंगे।
इसके बाद में बहुत सारे सामाजिक प्रयोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे इनोवेशन होते हैं जो समाज की दिक्कतों को हल करने के लिए होते हैं, किसी खास वर्ग की दिक्कतों को हल करने के लिए होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ये है कि हम लोग कई बार जब हम लोग अपने शादियों में या किसी अन्य समारोह में जब हम लोग जाके देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, प्लास्टिक की कटलरी होती है, प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है, पत्थर होती है। तो जो हमारे नारायण पीसापति जी थे तमिलनाडु के, इन्होंने क्या किया, एडिबल कटलरी बनाई कि यानी एक ऐसी चम्मच जो आप खा सकते हैं, यानी आपने खाना खाया और चम्मच भी चबा के खा लिया, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये एक सोशल इनोवेशन था। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आप लोगों को आपके चारों ओर, जहां पे किसी न किसी तरह के किसी न किसी बैकग्राउंड में ये इनोवेशन या नवाचार हुए हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर इनोवेशन, जैसे कि आप लोगों ने पैडमैन पिक्चर देखी होगी जो मुरुगनंतम जी के जीवन पे आधारित है, अक्षय कुमार जिसके हीरो थे। तो पैडमैन पिक्चर में जो हमारे इनोवेटर हैं, ग्रास रूट इनोवेटर हैं मुरुगनंतम जी, जिसको एनआईएफ ने शुरू में सपोर्ट किया था, तो उन्होंने एक सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन बनाई है। अब मशीन तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे आधारित है, पर चूंकि वो लोगों की और महिलाओं की समस्या का समाधान करती है, इसलिए वो सोशल इनोवेशन भी है। तो कहने का मतलब ये जो दायरे हैं ये सीमित नहीं है, इनमें से बहुत ज्यादा कुछ केसेस में ओवरलैप भी होता है। अब अगर हम सिंपल इनोवेशन की बात करें तो किसी भी तरह का नया विचार, नए आइडियाज की अगर हम बात करें, वो इनोवेशन की कैटेगरी में आ सकता है। कोई नया मेथड या प्रोसेस हो, जैसा मैंने पहले बताया, वो भी इनोवेशन की कैटेगरी में आ सकता है। नए प्रोडक्ट, वो भी इनोवेशन की कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर वो कोई नया काम कर रहे हैं, यानी कि उनसे कोई नई समस्या का समाधान हो रहा है या कोई नई मदद कर रहे हैं, तो वो भी आ सकते हैं। या किसी भी पुराने विचार, तरीके या पुराने उत्पाद में हम ऐसा संशोधन करें जिससे कि उसकी उपयोगिता बढ़ जाए, उसमें खर्चा कम हो जाए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, कम समय में ज्यादा काम करे, उसकी लागत कम हो जाए। तो ऐसे जो उदाहरण होते हैं वो सारे भी इनोवेशन के दायरे में आते हैं। अब जैसा कि मैं बता रहा था, आप ये फोटोग्राफ देख रहे होंगे जिसमें मोबाइल फोन है। बाएं हाथ पे अगर हम देखेंगे तो एक बड़ा वॉकी टॉकी नुमा मोबाइल फोन है, और दाहिने हाथ पे अगर हम देखेंगे तो आजकल जैसे आप लोगों के हाथ में मोबाइल फोन जनरली होते हैं, उस तरह से होते हैं। तो मोबाइल फोन भी ऐसे ही इवॉल्व हुआ है। उसका जब जन्म हुआ था तो कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद के रूप में जन्म हुआ था। उसके बाद में धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजों को जोड़ते रहे हम लोग, विज्ञान आधारित बहुत सारी रिसर्च हुई, नई नई टेक्नोलॉजी आई। जैसे कि जब शुरू हुआ था तब सिंगल जी था, पहले पेजर आते थे, खाली एक एसएमएस जैसा आ सकता था। उसके बाद में आवाज नेटवर्क में ट्रांसफर होनी शुरू हुई, उसके बाद में आवाज और मैसेज दोनों चालू हुए, उसके बाद में फोटो जाने लगी, फिर इंटरनेट भी आया। तो आज हम लोग 5G में आ गए, यानी कि अब हम लोग 5th जनरेशन में आ गए इंटरनेट की, मोबाइल टेलीफोनी की, जिसमें कि हम लोग तरह तरह के काम कर सकते हैं। आज आप में से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो अपने मोबाइल फोन से वो इसी 4G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुझे देख पा रहे हैं, मेरी प्रेजेंटेशन को और सुन पा रहे हैं, और बाकी सारे लोगों से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे करके ब्लूटूथ, वायरलेस, कैमरा, टच स्क्रीन, बहुत सारी फैसिलिटी जो हुई वो मोबाइल फोन में आ गई। और आज की डेट में ऐसा है कि मोबाइल फोन अपने आप में एक चलता फिरता कंप्यूटर हो गया है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, कक्षा 12 में मेरे पास एक कंप्यूटर हुआ करता था, उसमें जो हार्ड डिस्क थी वो लगभग 4.2 GB की थी। 4.2 GB, मैं 95-96 की बात कर रहा हूँ। उस समय मुझे ऐसा लगता था कि इतनी ढेर सारी स्पेस है, ये पता नहीं कभी तो जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। पर आज की डेट में 4 GB की तो सिर्फ रैम आती है, वो भी मोबाइल फोन के अंदर में 4 GB, 8 GB। तो जो तकनीक है वो सुधरती रहती है, और हम लोगों के जीवन को आसान करने के लिए और बेहतर करने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो प्रयास करते रहते हैं, नित नए अनुसंधान होते रहते हैं, जो कि हमारे जीवन को आसान करने के लिए काफी जरूरी है। आपको शायद मैं पता नहीं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि भारत में जो पहली फोन कॉल हुई थी, मोबाइल फोन कॉल हुई थी, वो 31 जुलाई 1995 को हुई थी। पहली मोबाइल फोन कॉल जो हुई थी 31 जुलाई 1995 को हुई थी। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु जी थे तब, और यूनियन मिनिस्टर टेलीकॉम के थे सुखराम जी। उनके बीच में सबसे पहली मोबाइल फोन पे बात हुई थी, और वो एक नोकिया का फोन था। और मोदी टेल्स्ट्रा, एक बीके मोदी ग्रुप और टेल्स्ट्रा ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक अनुबंध हुआ था, और उनकी सर्विस थी जो बाद में स्पाइस नाम की सर्विस जो बनी। तो वो सबसे पहली कॉल हुई थी जो मोबाइल फोन की हमारे देश में हुई थी। अभी हम लोगों ने 25 साल उसके बनाए थे पिछले साल, पहली फोन कॉल जो भारत में थी। अब मैं कुछ उदाहरण दूंगा
बच्चों के जिन्होंने नया नया काम किया है। तो ये जो बच्चा है, अभी तो बच्चा नहीं रह गया, इसने सन 2011 में जब कक्षा 8 में था, अभिषेक भगत, ये भागलपुर बिहार का बच्चा था। तो इसका क्या हुआ इसके साथ में कि इसको हॉस्टल में डाल दिया गया। अब जब हॉस्टल में चला गया तो इसको अपने माता जी के हाथ के खाने की बहुत याद आई। तो उसको बड़ा मन करता था कि मेरी माता जी जैसे बनाती थी वैसे हॉस्टल में तो खाना मिलता नहीं था, तो मैं क्या करूं। तो जब ये छुट्टियों में घर आया तो उसने बड़े गौर से देखा कि उसकी माँ का जो खाना बनाने का तरीका था वो तो एकदम एक जैसा ही था। उदाहरण के तौर पे कि पहले चाय बनाने की अगर बात करें तो पहले गैस जलाई, पानी गर्म कर दिया नाप के, उसके बाद में उसकी चाय की पत्ती डाली, तय समय के बाद में चाय की पत्ती जब खौल गई तो उसके अंदर में चीनी डाली, उसके बाद में दूध डाला, थोड़ी देर और खौलाया और उसके बाद में पतीले को उतार के छान के चाय लोगों को पेश कर दी। तो उसने सोचा ये प्रोसेस तो मेरी मम्मी बार बार करती है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस प्रोसेस को, इस तरीके को बार बार करने के लिए एक मशीन ही बना दूं। मशीन भी क्या करती है, मशीन में भी बटन दबा दो, जो तय तरीका होता है उसके अंदर में उस तरीके के हिसाब से काम कर देती है। तो इस बच्चे ने कक्षा 8 में था इसने एक ऐसी मशीन बनाई, ऑटोमेटिक कुकिंग मशीन, जिसमें कि आप खाना बना सकते हैं। तो इसने क्या किया, एक कढ़ाई जैसा बर्तन ले लिया, उसमें मशीन में ऊपर उसने डब्बे रख दिए छोटे छोटे, जिसके अंदर में आप तेल, मसाला, चीनी या प्याज काट के जो भी चीज आपको चाहिए, जो भी आपको बनाना हो वो उसमें डाल सकते हैं। उसने एक रेसिपी कार्ड बना दिया कि अगर मुझे छोला बनाना है तो उसका एक रेसिपी कार्ड दे दिया। मैंने मशीन में बटन दबाया, मशीन ने मुझे बता दिया किस वाले बॉक्स में क्या चीज डालनी है और कितनी डालनी है। फिर मैंने बटन दबा दिया। जब मैंने बटन दबा दिया तो क्या हुआ, सबसे पहले कढ़ाई के अंदर में तेल गिर गया। तेल जब गर्म हुआ उसके अंदर में जीरा पड़ गया, जीरे के बाद में प्याज पड़ गया, मिर्चा पड़ गया। इस तरह से नियत समय पे अलग अलग जो सामग्री थी वो उस कढ़ाई में आने लगी, और कढ़ाई में एक कड़छुल टाइप का लगा रखा था जो वो घुमाता रहता था, जिससे जो भी चीजें हैं वो जले नहीं और चिपके नहीं। तो इस बच्चे ने अपनी सूझबूझ से दिमाग लगा के एक छोटी सी ही उम्र में, कक्षा 8 में जब था, तब ये एक ऐसी मशीन बना दी जो उससे पहले कभी भी नहीं थी। जैसा मैंने नवाचार में आपको उदाहरण बताया कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कभी भी नहीं हो, तो इस बच्चे ने एक ऐसी मशीन बनाई थी। अभी ये बड़ा हो गया है और इसने अपनी कंपनी खोली है और अब ये प्रोडक्ट बना रहा है, मार्केट में आने की तैयारी कर रहा है। ये अनंत तदर का बच्चा, अनंत तदर है, अरुणाचल प्रदेश का बच्चा, कक्षा 12 का। तो इसने क्या देखा, एक बार एक महिला थी, दृष्टिबाधित महिला थी, ब्लाइंड महिला थी, वो सड़क नहीं पार कर पा रही थी। तो इस बच्चे ने उनको मदद करी सड़क पार करने में, और उसके बाद में ये सोचने लगा कि ऐसी दिक्कत तो उन लोगों को बार बार आती होगी, रोज आती होगी, जब भी ये घर से बाहर निकलते होंगे। तो छड़ी तो उनके हाथ में होती है, पर उनको आगे का कुछ पता नहीं चलता कि कितनी दूरी पे उनका कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई दिक्कत है, कोई गाड़ी खड़ी है, कोई खंबा है, कोई तार लटका हुआ है। तो क्या मैं कुछ ऐसी मदद कर सकता हूँ इन लोगों की। तो इस बच्चे ने दिमाग लगाया, बहुत सोचा उसके बारे में। तो उसको एक दिन जो बैट होते हैं ना, चिमगादड़, तो चिमगादड़ देख के उसको आइडिया लगा कि चिमगादड़ भी तो देख नहीं पाते हैं, अंधेरे में रहते हैं, तो वो कैसे करते हैं। तो उसको पता चला कि वो जो साउंड वेव्स एमिट करते हैं उसको रिफ्लेक्ट करके वो उनका जो स्नायु तंत्र होता है, जो दिमाग होता है, वो दूरी का अंदाजा लगाता है कि भाई जो चिमगादड़ अगर उड़ रहा है तो वो किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से कितना दूर है। तो उसने वही प्रिंसिपल को यूज करते हुए एक ऐसा चश्मा बनाया जिसमें उसने सेंसर लगा रखे हैं, यानी कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति अगर इस चश्मे को लगा के जाता है तो अगर उसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल होता है, कोई भी दिक्कत होती है, गाड़ी होती है, कुर्सी होती है, मेज होती या तार होता है, तो ये चश्मा वाइब्रेट करके उसको बता देता है कि आगे किसी न किसी तरह की कोई दिक्कत है, तुम धीरे हो जाओ या रुक जाओ। और जितना पास जाते रहते हैं उस ऑब्स्ट्रक्शन के, उतना ही ज्यादा ये वाइब्रेट होने लगता है। अगर बाई साइड होता है तो बाई साइड वाइब्रेट होता है, दाई साइड होता है तो दाई साइड वाइब्रेट होता है। तो इस तरह से इस बच्चे ने ये चश्मा बनाया लोगों के लिए। फिर ये आयुषी टंडन एक बच्ची है वेस्ट बंगाल की। इस बच्ची की दादी जी की तबीयत खराब थी, तो क्या होता था कि उनको टॉयलेट ले जाने के लिए भी उनको उठाना पड़ता था। तो पहले उनको उठा के बिस्तर पे बिठाना पड़ता था, फिर उनके पैर नीचे करने पड़ते थे, फिर उनको पकड़ के खड़ा करना पड़ता था, फिर 2 लोग उनको पकड़ के टॉयलेट तक ले जाते थे, फिर टॉयलेट की सीट पे बिठाते थे। तो इस पूरी प्रक्रिया में उनको दिक्कत भी बहुत होती थी, 2 लोगों की मदद भी लगती थी, और 4-5 स्टेप हो जाते थे करने के लिए।
तो इस बच्ची ने सोचा कि क्या अगर मैं एक व्हील चेयर को अपनी दादी की जो बेड है उसमें ही फिट कर दूं, तो दादी जब पहली बार ही उठ के बिठाया जाएगा तो दादी सीधे व्हील चेयर पे आ जाएंगी और उसके बाद में वो आराम से बाथरूम या टॉयलेट जा सकती हैं। तो फिर इस बच्ची ने इसके ऊपर में सोचा और इसके ऊपर में काम किया और उसने ऐसा एक प्रोडक्ट बना डाला। ये भी तब स्कूल में थी, शायद कक्षा 11 में थी या 10 में थी, और उसने तभी ये अपना प्रोडक्ट बना दिया और उसके लिए उसको पुरस्कार भी मिला। अब ये आप लोगों ने अगर जानते होंगे, धेमाजी करके एक जगह है आसाम में जहां पे बाढ़ बहुत आती है हर साल। अच्छी सड़कें भी नहीं है यहाँ पे, बिजली की लाइट भी बहुत ज्यादा नहीं रहती है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो सड़कें भी बह जाती हैं और लाइट के खंभे भी टूट जाते हैं बहुत सारी जगह में। लगभग 50-60% जो जिला है वो बाढ़ प्रभावित रहता है हर साल। तो यहाँ की ये बच्ची है अर्चना कुमार, एक बार ये अपने स्कूल में बैठी थी तो उसने देखा कि उसका एक मित्र था, वो ये जो क्रचेस होते हैं, बैसाखी होती है, उसका इस्तेमाल करते हुए आ रहा था और काफी परेशान दिख रहा था। तो उसने पूछा अपने मित्र से कि तुम्हें क्या हुआ, क्या दिक्कत है तुम्हें? तो उसने बताया जब मैं बैसाखी का इस्तेमाल करता हूँ तो बैसाखी चूंकि हाथ के बगल में रखी जाती है, जो मैं अपना वजन डालता हूँ तो मुझे बगल में बहुत दर्द होता है। तो उस बच्ची को सुन के बड़ा खराब लगा, तो उसने सोचा क्या मैं अपने साथी की कुछ मदद कर सकती हूँ। तो उसने देखा जो हमारी मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल में एक शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, स्प्रिंग लगी हुई होती है, जो क्या करते हैं गड्ढे में जब भी मोटरसाइकिल जाती है या साइकिल की जो सीट होती है उसमें भी स्प्रिंग लगी होती है, यानी साइकिल या मोटरसाइकिल में जब भी गड्ढे में जाती है तो शॉक हल्के करने के लिए स्प्रिंग लगी होती है, जिसको हम लोग शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। तो उस बच्ची ने सोचा कि यदि ये साइकिल और मोटरसाइकिल में लग सकती है तो क्या मैं इसको एक क्रच में नहीं लगा सकती हूँ। तो उस बच्ची ने फिर एक विचार दिया था, जिसे हमारी संस्था ने एक प्रोडक्ट बनाया और देश में बहुत सारी जगह में हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को दिया, लोगों का बहुत फायदा हुआ। तो उसने ये बताया कि हम स्प्रिंग या शॉक एब्जॉर्बर्स अगर क्रच में लगा दें तो जो लोग अगर उसको इस्तेमाल करते हैं बैसाखी को, तो उनको भी जो बगल में दिक्कत होती है, दर्द होता है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो जैसा मैंने दूसरा कहा, इनोवेशन में हम किसी चीज में संशोधन भी कर सकते हैं। इस बच्ची ने बैसाखी नहीं बनाई, क्रच नहीं बनाई, वो तो पहले से आती थी सालों से। उसने उसमें संशोधन किया जिससे कि उसकी उपयोगिता बढ़ गई और जो लोग इस्तेमाल करते थे उनकी तकलीफ कम हो गई। यानी ये भी एक इनोवेशन का, नवाचार का, नवप्रवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। अब ये एक ऐसा उदाहरण है जिससे आप सब लोग वाकिफ होंगे। अब ये बच्ची है छाया ठाकुर, कक्षा 7 की थी, गुजरात में गांधीनगर जिले में। इसकी हाइट कम है, छोटी हाइट की है। अब इसके स्कूल में क्या था कि जितने भी नल लगे थे पानी पीने वाले, वो सारे के सारे एक हाइट में थे। तो जो बच्चे लंबे होते हैं उनको काफी झुकना पड़ता है पानी पीने के लिए, जो बच्चे छोटे होते हैं उनको उचकना पड़ता है पानी पीने के लिए। तो इसने ये विचार दिया कि भाई जब बच्चे अलग अलग हाइट के हो सकते हैं, ऊंचाई के हो सकते हैं, तो ये नल एक ही ऊंचाई पे क्यों लगे? तो नल अगर हम तिरछे लगा दें तो कम से कम जो बच्चा जिस हाइट का है आराम से उस नल तक पहुंचकर उसको पी सकता है, ना उसको उचकना पड़ेगा, पानी भी नहीं गिरेगा, और ना जो लंबे बच्चे होंगे उनको झुकना पड़ेगा। तो ये विचार भी काफी पसंद किया गया, और जब इस विचार को हमारी संस्था ने पुरस्कार दिया उसके बाद में न केवल इसके स्कूल में बल्कि आसपास के बहुत सारे स्कूलों में जिन जिन लोगों को इस बच्ची का विचार अच्छा लगा, उन्होंने अपने स्कूलों में इसकी नल की जो डिजाइन थी वही बदल डाली। यानी उन्होंने अब अलग अलग हाइट के नल लगा दिए ताकि बच्चे जो अलग अलग हाइट के हैं वो आसानी से आराम से पानी पी सके और उनको दिक्कत ना हो। तो ये कुछ उदाहरण मैंने दिए जो बच्चों के ही थे कि कैसे उन्होंने अलग अलग दिक्कतों को देखा, उनके बारे में सोचा और उनके लिए समाधान दिए, इनोवेशन किए। कुछ उदाहरण मैं और दूंगा आपको अपनी प्रेजेंटेशन के आखिरी हिस्से में। अब मैं अगले हिस्से की ओर बढ़ता हूं इस सवाल पे कि नवाचार आते कहां से हैं। हम कहते तो हैं कि इनोवेशन करो, इनोवेशन करो, इनोवेशन करो, पर ये इनोवेशन जो होते हैं आखिर ये आते कहां से हैं? तो किसी भी इनोवेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? एक नया विचार या एक आइडिया। ठीक है, एक आइडिया हमको चाहिए। अब ये आइडिया कहां से आएगा? अब आइडिया तो बैठे बैठे आएगा नहीं। आइडिया के लिए हमको क्या चाहिए? एक समस्या चाहिए, एक दिक्कत चाहिए, एक प्रॉब्लम चाहिए। ठीक है, तो अगर हमने समस्या पहचान ली तो संभव है कि हमारे पास में उस समस्या को हल करने के लिए कोई विचार भी आ सकता है, और उस विचार पे हम आगे काम करें तो हम एक इनोवेशन भी डेवलप कर सकते हैं। और मैं ये साफ बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को, बड़े छोटे जितने भी हैं, कि
इनोवेशन करने की यानी नवाचार करने की जो क्षमता है वो हम सब के अंदर में है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अगर चाहे, सोचना चाहे, थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई करे तो इनोवेशन नहीं कर सकता। हम सब कर सकते हैं। जरूरत है अपने दिमाग को सही दिशा में इस्तेमाल करने की। इसलिए आप लोग कभी भी, बच्चे खासतौर पे, ये मत सोचे कि आपका दिमाग नहीं चलता है, आप ये नहीं कर सकते हैं। आप लोग शरारतें तो बहुत सारी करते हैं, कभी होमवर्क नहीं करते हैं तो एक्सक्यूज भी बहुत सारे टीचरों को बताते हैं कि मैं इस वजह से नहीं कर पाई, उस वजह से नहीं कर पाई। आपस में भी मस्ती करते हैं तो एक दूसरे को परेशान करने के लिए बहुत सारा दिमाग लगाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दिमाग की किसी के अंदर में कोई कमी नहीं है, पर हम दिमाग का अगर सही इस्तेमाल करें, सही जगह करेंगे तो हम सारे के सारे, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हम इन्वेंटर बन सकते हैं, इनोवेटर बन सकते हैं। और ना केवल अपनी, अपने लोगों की, अपने क्षेत्र की, अपने परिवार की, अपने देश की, बल्कि पूरे विश्व में जितनी भी तरह की समस्याएं हैं उनका हम समाधान बड़े आराम से कर सकते हैं। अब हम आते हैं समस्या का समाधान करने के लिए। तो एक टर्म बोलते हैं जिसको बोलते हैं क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि रचनात्मकता के हिसाब से हम किसी भी समस्या का कैसे हल करते हैं। ठीक है, हम क्रिएटिविटी को यूज करते हुए, अपनी सृजनशीलता को यूज करते हुए, अपने दिमाग को यूज करते हुए हम किसी भी समस्या का कैसा हल कर सकते हैं। अब समस्या का हल करना तो ठीक है, पर उससे पहले हमें समस्या पहचाननी पड़ेगी, पहली चीज, और समस्या को परिभाषित करना पड़ेगा कि आखिर हमें करना क्या है। ठीक है, समस्या पहचानना क्यों जरूरी है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्या होता है कि हम लोग अपने जीवन में जब अपने चारों ओर कोई एक चीज बचपन से देख रहे होते हैं या शुरू से देख रहे होते हैं ना, तो कई बार ऐसा हमको लगता है कि वो चीज समस्या नहीं है। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं, आप सब लोग समझ जाएंगे, बड़े भी समझ जाएंगे, बच्चे भी समझ जाएंगे। हमारे यहाँ सड़कों पे जब सफाई करती है तो जो सफाई कर्मचारी होता है, आज भी मैं बता रहा हूँ, मैं अपने बचपन में भी मैंने देखा, मैंने अपने पिताजी से पूछा तो उन्होंने भी अपने बचपन में वही चीज देखी थी, मैं आज भी देखता हूँ। क्या है, एक बांस का जैसा डंडा लेते हैं, डंडे के अंदर में एक झाड़ू लगी होती है, उस डेली सुबह सुबह उस डंडे वाली झाड़ू से वो सड़क की सफाई करते हैं। ठीक है, आप लोग याद करिए, आपके आसपास भी क्या आपने ऐसे आदमी देखे हैं? जरूर देखे होंगे। तो क्या ये हमको समस्या नहीं लगती? यानी कि जो सफाई कर्मचारी है पिछले 60-70 सालों से एक ही तरीके से, एक ही तरह की झाड़ू से हमारी सड़कें, हमारे घर की गंदगी साफ करता आ रहा है, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये एक समस्या है, हमको कुछ ऐसी चीज देनी चाहिए जिससे कि उसका काम भी आसान हो जाए, सफाई भी अच्छे से हो जाए। बहुत सारी मशीनें आई हैं, आप लोग कहेंगे कि बहुत सारी मशीनें तो हैं, आई तो है, पर जो एक सड़क पे सफाई करने वाला होता है, क्या उसके लिए वो उपलब्ध है? नहीं। आपको बड़ी बड़ी सड़कों पे चलती हुई दिख जाएंगी, 5 स्टार मॉल्स में दिख जाएंगी, एयरपोर्ट में दिख जाएंगी, पर एक सामान्य व्यक्ति जो उसका इस्तेमाल करता है वहां तक पहुंचने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। मोची, जो टीचर है वो याद करे अपना बचपन, उन्होंने जूते बनवाए होंगे, सिलवाए होंगे। मोची के जो औजार हैं आज भी वही सेम औजार हैं जो पिछले 50 साल, 60 साल, 70 साल, ये शायद ज्यादा से आ रहे हैं। सब कुछ बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, कारें, पहले साइकिल घोड़ा गाड़ी से हम चलते थे, अब हवाई जहाज में चलने लगे, रॉकेट बन गए, पर मोची के जो औजार है वो बिल्कुल नहीं बदले। आप लोगों ने अपने घरों को बनते हुए देखा होगा, ऑफिस को बनते हुए देखा होगा, घर के आसपास बिल्डिंगें बनती हुई देखी होगी। आप सब लोग याद करिए, छोटपन याद करिए, 5 साल पीछे जाइए, 10 साल पीछे जाइए, 20 साल पीछे जाइए, आप एक लेबर देखेंगे, एक व्यक्ति देखेंगे जो सर के ऊपर में एक अंगोछा रखता है और उसके ऊपर में 6-6 ईंटें करके खड़े करता है। आज की डेट में भी यही होता है। क्या ये समस्या नहीं है? हम क्या इन लोगों को एक अच्छे तरीके से, एक सेफ तरीके से काम करने का मौका नहीं दे सकते? क्या हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते जिससे कि इन लोगों का जीवन थोड़ा सा आसान हो जाए? तो मेरा कहने का मतलब था कि समस्या को पहचानना बहुत जरूरी है। हमने अगर समस्या को मान के चल लिया कि ये रूटीन है, ये तो होती रहती है, तो वो समस्या हमको कभी दिखेगी नहीं। तो इनोवेशन करने के लिए एक नजर ऐसी होनी चाहिए जिससे कि समस्या को हम पहचान सकें। जैसा जो 4-5 उदाहरण मैंने दिए बच्चों के, उन्होंने क्या किया, समस्या को पहचाना। मैंने भी बहुत साल बैसाखी देखी, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि बैसाखी में भी अगर शॉक एब्जॉर्बर हो तो शायद जो लोग उसका इस्तेमाल करें उनको दिक्कत कम हो चलने में। आप लोगों ने भी शायद नहीं सोचा होगा, है ना? पर हमें कोशिश ये करनी है कि हमें अपने आसपास ध्यान देना है और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करनी है।
जब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, यानी हमने जब समस्या को पहचान लिया, तो उसके बाद में हमें क्या काम करना है कि समस्या को डिफाइन करना कि आखिर समस्या है क्या और हमें एक्चुअली में क्या करना है। ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब काम करते हैं तो हमको लगता है अरे बाप रे, इतनी बड़ी समस्या हो गई, अब क्या करें। बहुत बार लगता है ना, कभी कभार आप लोग फंस जाते हैं तो आप लोग सोचते हैं अरे इस समस्या का क्या हल हो सकता है। तो एक जो कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं डिसमेंटलिंग या फ्रैक्शनलाइजेशन, यानी कि किसी भी बड़ी चीज को छोटी छोटी चीजों में तोड़ देना। ठीक है। और उनको इंडिपेंडेंटली अलग अलग करके एनालाइज करना, उनका मूल्यांकन करना कि आखिर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो हम क्या करते हैं इसमें, मान लीजिए एक बड़ी सी प्रॉब्लम आपको लगती है। उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं कि मैं एक घर में गया, झोपड़ी में गया, मैंने वहां पे देखा कि महिला घर के अंदर बैठी हुई, झोपड़ी के अंदर बैठी हुई चूल्हे पे खाना बना रही है। ठीक है। अब मैंने सोचा कि मुझे उस महिला के लिए कुछ करना चाहिए, मैं एक चूल्हा बनाता हूं। अब मैंने ये प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई करी कि एक चूल्हा जिसमें से धुआं निकल रहा है। ठीक है। अब प्रॉब्लम के कितने हिस्से हो सकते हैं, तो मैंने फिर क्या किया, प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा। तो चूल्हे का क्या शेप है, चूल्हे का क्या डिजाइन है, चूल्हे के अंदर में कौन सा फ्यूल यूज हो रहा, कौन सी लकड़ी यूज हो रही, चूल्हा रखा कहाँ जाता है, उसका धुआं कहाँ से जाएगा। ठीक है। तो एक प्रॉब्लम को जब मैं अच्छे से एनालाइज करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि किस चीज में दिक्कत है और किस चीज में शायद दिक्कत नहीं है। तो एक जो बड़ी लगने वाली समस्या है, यानी एक समस्या जो मुझे अगर एक नजर में देखूं तो मुझे खुद अपने आप में बहुत बड़ी लगती है, वो समस्या मुझे धीरे धीरे थोड़ी आसान लगने लगेगी। और जब हम एक बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको हल करना बहुत आसान होता है। जैसे कि मैथ्स में आप लोगों को सिखाया जाता है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, यानी हर स्टेप को आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप अलग अलग स्टेप पे चलते हो और उसको चेक करते हो, तो आप उसका आंसर आराम से निकाल लेते हो। अगर आपको सीधे एक इक्वेशन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए एक्स की वैल्यू क्या है, तो आपके लिए करना शायद आसान नहीं होगा। ठीक है। तो हम जो अलग अलग स्टेप लेते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली में कि एक बड़ी प्रॉब्लम को एक एक कदम करके हम लोग उसको हल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक नतीजे पे आ जाते हैं। तो हम विज्ञान की बात करें, इनोवेशन की बात करें, या हम जीवन के किसी और पहलू की बात करें, कभी भी आप लोगों के सामने जीवन में ऐसा मौका लगे कि आपको लगा कि अरे एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है, तो आप लोग हमेशा कोशिश करिएगा कि उस बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के देखिएगा, हर हिस्से को। तो आपको लगेगा कि जितनी बड़ी दिक्कत आप समझ रहे थे वो उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत के तो 2-3 छोटे छोटे ही हिस्से हैं जिनको हम आराम से एड्रेस कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है। तो जब हमने पिछले वाले स्टेप में जैसे चूल्हे की बात करी, हम लोगों ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। एक प्रॉब्लम मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आइडेंटिफाई करी कि चूल्हे में से जो धुआं निकलता है उसकी निकासी। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि चूल्हे की जो एफिशिएंसी है यानी कार्य क्षमता है वो बहुत कम है। तो हमने इन दो प्रॉब्लम को अलग अलग लिख लिया, बाकी सारी चीजों में प्रॉब्लम नहीं, तो हमने उनको छोड़ दिया। तो फिर हमको उनको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन मतलब परिभाषित करना पड़ेगा कि पहली जो दिक्कत है कि जो चूल्हा है उसमें से धुआं बहुत निकलता है, तो अब हम धुएं के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि चूल्हा घर में रखा कहाँ पे जाता है आमतौर पे, दीवार कितनी दूर है, छत कैसी है, उसमें से अगर हम कोई पाइप निकालेंगे, एग्जॉस्ट निकालेंगे, चिमनी निकालेंगे, कि हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, हमें दीवार में छेद करना पड़ेगा। तो ये हमने उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए उसके जितने भी पहलू हैं उनके ऊपर में गौर फरमाना शुरू किया। उसके बाद में हमें पता चल गया कि हमें एक्चुअली में क्या काम करना है। इसी तरह से जो चूल्हे की एफिशिएंसी अगर कम है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, चूल्हे की डिजाइन बदलनी पड़ेगी, चूल्हे का साइज बदलना पड़ेगा, चूल्हे का मटेरियल बदलना पड़ेगा, उसको सिंगल बॉडी से डबल बॉडी करना पड़ेगा, इंसुलेटर लगाना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा। तो जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेंगे एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद में हम उसके ऊपर में काम करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें जब अपना दिमाग लगाना है, आइडिया सोचना है, तो हम किस डायरेक्शन में जाएं, किस दिशा में जाके हम सोचेंगे। नहीं तो हमारा जितनी भी मेहनत होगी वो सारी की सारी व्यर्थ हो जाएगी, या फिर हमें उस समस्या का हल निकालने में बहुत ज्यादा समय लगेगा।
कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हमारे पास समय नहीं होता है, इसलिए अगर हम शुरू से ही बहुत साफ है अपनी सोच में तो हम समस्या का हल बड़े अच्छे से निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ इस तरह की चीजें करने में कभी आपको जो पुराना आपका जो ज्ञान है, तजुर्बा है, उन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं, अगर हम मशीनरी से काम कर रहे हैं तो उस तरह की स्किल की भी जरूरत होती है। पर इस तरह की प्रक्रिया से अगर आप अक्सर गुजरेंगे, अपने आप को गुजारेंगे, तो आप पाएंगे कि थोड़े समय के बाद में आपके अंदर में इन सारी चीजों में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। आप समस्या को देख भी रहे हैं, उसको अलग अलग पहलुओं से मूल्यांकन भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं, और आपका जो ओवरऑल स्किल सेट है सोचने से लेके क्रियान्वयन करने तक का, वो काफी हद तक सुधर जाएगा। तो अभी हमने बात करी प्रॉब्लम की, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने अभी बात करी थी प्रॉब्लम की, हम कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, कैसे प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे हिस्सों में देखेंगे कि एक्चुअली में असलियत में प्रॉब्लम दिक्कत है कहाँ पे, और उसको फिर डिफाइन करेंगे। एक उदाहरण मैं दूंगा आगे, उसको फिर हम डिफाइन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब हमने ये काम कर लिया तो उसके बाद में क्या करना है, हमें आइडिया जनरेट करना है। यानी जब हमने किसी भी दिक्कत को, समस्या को पहचान लिया, उसको परिभाषित कर लिया, तो उसको हल करने के लिए हमको अब आइडिया सोचना है। अब ये एक आइडिया हो सकता है, एक से ज्यादा आइडिया हो सकते हैं, ठीक है। जब हमने आइडिया अपने सोच लिए तो फिर हमको आइडिया को डेवलप करना है, विस्तार से थोड़ा सा उसके बारे में सोचना है कि अच्छा मैंने सोच तो लिया कि मुझे ये करना है, पर मैं कैसे करूंगा, ठीक है। आइडिया को हम लोग को थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा। हमने मान लीजिए 4-5 आइडिया सोचे, फिर सबको एक्सपैंड करके देखा, उनमें से हम एक आइडिया चुनेंगे जो हमको लगता है, जो हमने समस्या को डिफाइन किया, परिभाषित किया है, उसको हल करने के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो, सबसे ज्यादा सही है, ठीक है। जब हमने उस आइडिया को ले लिया, फिर हम उस विचार का करेंगे मूल्यांकन कि हमने अगर 5 प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी तो हमारा जो आइडिया जो हमने चुना है, क्या वो 5 प्रॉब्लम को, 5 दिक्कत को हल कर रहा है या नहीं, ठीक है। ये प्रोसेस आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि कई बार जब हम लोग इनोवेशन की बात करते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में हम लोग जब भाग लेते हैं, तो क्या होता है कि आप लोगों को खुद भी तजुर्बा होगा, बहुत सारे टीचर्स होंगे, आप लोगों को भी तजुर्बा होगा, जब आप लोगों के बच्चे किसी भी कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं तो वहां पे जो जजेस होते हैं वो बहुत सारे सवाल करते हैं। उनमें से कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो शायद आप लोगों ने पहले सोचे नहीं हो, या बच्चों ने नहीं सोचे हो, या टीचर के दिमाग में नहीं आए हो। तो इस प्रक्रिया से अगर हम अपने विचारों को, अपने प्रोजेक्ट्स को गुजारेंगे, उससे फायदा ये होगा कि जब आप किसी भी कंपटीशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे पहुंचेंगे, तो आपने अपने जो प्रोजेक्ट है, अपने जो आइडियाज है, उनका खुद इतना सख्ती से मूल्यांकन कर लिया होगा कि आपने अपनी समझ में, अपनी क्षमता के हिसाब से लगभग सारे सवालों को कवर कर लिया होगा, सारे सवालों के जवाब आपने अपने प्रोजेक्ट में डाल दिए होंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया अगर आप लोग समझ लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, तो ना केवल ऐसे प्रतियोगिताओं में आप लोगों को फायदा होगा, बल्कि अगर आप भविष्य में आगे चल के कुछ और इनोवेशन रिलेटेड काम करेंगे, कोई नए प्रोडक्ट बनाएंगे, आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, तो अपनी दैनिक दिनचर्या, अपने काम, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप इस प्रोसेस को इस्तेमाल करके अपना जो आउटपुट है, प्रोफेशनल आउटपुट है, वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। विचारों को जनरेट करना, विचारों को डेवलप करना, उनको बेस्ट आइडिया को सेलेक्ट करना, उसका मूल्यांकन करना, और अगर संशोधन करना है, सुधार करना है तो उसको करना, ठीक है। हमने अभी क्या क्या बात करी कि हमने एक बड़ी प्रॉब्लम ली, उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, हर हिस्से को हम लोगों ने फिर से मूल्यांकन करके देखा, तो हमें पता चला कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम थी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, उसके कुछ छोटे हिस्से हैं जहां पे दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिफाई किया, डिफाइन किया, और हम लोग प्रॉब्लम पे पहुंच गए। फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने आइडिया जनरेट करे। उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे 5 आइडिया लिखे, यानी एक प्रॉब्लम हमने चुनी, उसके बारे में हमने 5 अलग अलग आइडिया जनरेट करे। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप अपने घर से निकलते हैं, आपको स्कूल जाना है, तो हो सकता है आपके स्कूल जाने के लिए 5 रास्ते जाते हो, एक घर के, 2 घर के पीछे से जाते हो, एक घर के बाएं से जाता हो, एक सीधे से जाता हो, एक दाएं से जाता हो। हर रास्ते के अपने फायदे, अपने नुकसान है। किसी रास्ते से हो सकता है आपने 2 दोस्तों के साथ आप जा सकते हैं, किसी रास्ते से हो सकता है आपको थोड़ा सा किसी सकरी सड़क से होके जाना हो, किसी रास्ते से हो सकता है कि आपको ट्रैफिक ज्यादा मिलता हो, इसलिए आप वहां से नहीं जाना चाहते हो। कहने का मतलब ये है कि आप
अपनी मंजिल तक कई रास्तों से पहुंच सकते हैं। अब वो मंजिल कौन सी सही है ये आपको चुनना है, यानी कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपकी मंजिल है, जो विचार आपने जनरेट किए हैं वो है रास्ते। अब आपको ये देखना है कि कौन सा रास्ता ऐसा है जो आपको आपकी मंजिल तक सही तरीके से पहुंचा सकता है। ठीक है, आइडियाज में हमने आइडिया जनरेट किए, आइडिया को इवेल्युएट किया, एनालाइज किया, फिर हमने आगे की ओर कदम बढ़ा लिए। अब मैं आता हूं एक केस स्टडी पे। आप लोगों को जो बातें मैंने कही है ये उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि इन बातों का हम एक्चुअल में अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उदाहरण जो मैंने चुना है वो चुना है शालिनी कुमारी, एक हमारी बच्ची है जो स्कूल में थी, कक्षा 7 या 8 में थी, सन 2010-11 की बात है। ये है पटना बिहार की। तो हुआ क्या था कि शालिनी के दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी और उनका जो कमरा था वो फर्स्ट फ्लोर पे था घर के। अब चूंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी वो नीचे रहने लगे। अब चूंकि उनका कमरा ऊपर था और वो नीचे थे तो उनको बहुत बेचैनी होती थी। उनका मन करता था कि मैं अपने कमरे में ऊपर चला जाऊं और वहीं रहूं, नीचे ना आऊं। पर दिक्कत ये थी कि उनको चलने में दिक्कत थी और उनके पास जो वॉकर था, वॉकर आप सब लोगों ने देखा होगा, जिसको पकड़ के या तो बुजुर्ग या तो जिनके पैर में चोट लगती है, वो 4 पैर का होता है, हाथ से दोनों हाथों से पकड़ के उसको सपोर्ट लेते हैं। तो वॉकर उनके पास तो था पर वो वॉकर सीढ़ी पे नहीं जा सकता था और सीढ़ी भी इतनी चौड़ी नहीं थी कि 2-3 लोग उनको पकड़ के ऊपर तक लेके चले जाएं। तो कई बार उन्होंने अपनी इच्छा शालिनी से जाहिर करी, शालिनी को बताई कि बेटा मेरा ऐसा मन करता है कि मैं चले जाऊं। तो शालिनी ने सोचा कि क्या हो सकता है, वॉकर जो आते हैं मार्केट में या उनके घर में जो थे वॉकर, वो तो ऐसे थे नहीं कि जो सीढ़ी पे जा सके। तो उस बच्ची ने वॉकर को गौर से देखा और सोचा कि यदि इसके जो आगे के 2 पैर हैं इनको किसी तरह से हम छोटा कर दें तो ये सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे और वापस आते समय यदि यही 2 पैर लंबे हो जाएं या पीछे वाले 2 पैर छोटे हो जाएं तो हम नीचे उतरने में इसी वॉकर का इस्तेमाल कर सकते थे। तो पहली चीज क्या करी शालिनी ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई करी, क्या समस्या ढूंढी उसने? समस्या ये ढूंढी कि जो बाजार में उपलब्ध वॉकर थे वो सीढ़ी पे नहीं चल सकते, उनका सीढ़ी पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। फिर उसने प्रॉब्लम को डिफाइन किया कि उनके अंदर में कमी क्या थी। तो फिर उसने बताया कि ये पैर उनके फिक्स है, इसकी वजह से नहीं आ सकते, तो या तो पैर आगे वाले छोटे हो जाने चाहिए चढ़ने के लिए या पीछे वाले लंबे हो जाने चाहिए, उतरने के लिए आगे वाले लंबे हो जाने चाहिए या पीछे वाले छोटे हो जाने चाहिए। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, फिर इसने प्रॉब्लम को डिफाइन किया। ये दोनों चीजें करी। तो जो मैंने आपने आगे की स्लाइड में बताया था, इस बच्ची ने वही चीज यहाँ पे करी। तो क्या हुआ, यूज ऑफ वॉकर ऑन स्टेयर्स नॉट पॉसिबल, स्टेयर पे हम वॉकर का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर इसने प्रॉब्लम को डिफाइन किया कि क्या कोई ऐसा वॉकर होना चाहिए जिसके एडजस्टेबल पैर होने चाहिए, आगे पीछे छोटे बड़े हो सके। फिर अब सीढ़ी तो अलग अलग हाइट की होती है सबके घर में, किसी घर में 6 इंच की सीढ़ी होगी, किसी घर में 8 इंच की होगी, किसी में सीढ़ी 1 फीट चौड़ी होगी, किसी में 8 इंच चौड़ी होगी। तो ऐसा वॉकर होना चाहिए जो कि अलग अलग सीढ़ी की हाइट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सके। फिर चूंकि इसको इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति या तो बुजुर्ग होगा या तो वो होगा जिसको चोट लगी हो, यानी जो वॉकर होना चाहिए उसके अंदर में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी व्यक्ति जब इस्तेमाल कर रहा है आगे झुका है, सीढ़ी पे उतरते समय आगे की ओर झुका होगा और सीढ़ी पे चढ़ते हुए सीधे होगा। तो उतरते समय खास तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वॉकर की जो चौड़ाई है वो ऐसी हो कि जो व्यक्ति का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वॉकर से बाहर चला जाए और वो वॉकर लुढ़क जाए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसका स्टेबल होना चाहिए। अब चूंकि बुजुर्ग इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो ग्रिप है, यानी जो पकड़ है जिसको पकड़ते हैं, वो भी आसान होनी चाहिए कि बुजुर्ग आदमी उसको आराम से पकड़ सके। अब अगर वॉकर भारी हुआ तो एक बुजुर्ग आदमी या जिसको चोट लगी है वो उसको उठा के चलेगा कैसे? तो उसका मटेरियल भी ऐसा होना चाहिए जो मान लीजिए 80 किलो या 100 किलो का वजन ले ले, पर मटेरियल हल्का हो। फिर उसके पैर अगर हमें एडजस्टेबल बनाने हैं तो पैर को एडजस्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी कि उसको छोटा या बड़ा करने के लिए जो भी हम सिस्टम उसमें लगाएंगे, प्रक्रिया करेंगे, तो वो प्रक्रिया भी ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति खड़े खड़े ही उसको कर सके और उसको करने में दिक्कत ना हो। तो क्या किया इस बच्ची ने,
पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, फिर प्रॉब्लम को डिफाइन कर ली। अब प्रॉब्लम को डिफाइन करने से फायदा क्या हुआ कि हमें ये पता चल गया कि हमको किन किन चीजों का ध्यान देना है, किन किन चीजों पर काम हमको करना है। अब इसके बाद में फिर क्या हुआ, हम लोगों ने एक एक करके जो भी चीजें हम लोगों ने डिफाइन करी थी, परिभाषा बताई थी अपनी दिक्कत की, समस्या की, उसके ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। बहुत सारे विचार हमारी जो टीम थी उन्होंने अपने दिमाग से निकाले। फिर हम लोगों ने विचारों का मूल्यांकन किया। विचारों को मूल्यांकन करने के बाद में हम लोगों ने एक डिजाइन फाइनल करी और उस डिजाइन को फिर प्रोटोटाइप बनाया, एक उसका मॉडल बनाया। अब जब हमने मॉडल बनाया तो हमने देखा उसके अंदर में फिर भी कमी रह गई थी। एक तो वो भारी हो गया था, फिर उसके अंदर में जो मैकेनिज्म था लॉक करने का, वो मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं करता था। तो हम वापस से फिर से इसी प्रक्रिया में चले गए, यानी फिर से आइडिएशन की प्रक्रिया में चले गए। हमने जो हमारी डिजाइन थी, पहली डिजाइन के ऊपर में फिर दिमाग लगाना शुरू किया कि इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। फिर कई सारे आइडियाज जनरेट किए गए, फिर उनमें से एक आइडिया को हमने चुना, फिर हमने चुना उस आइडिया को हम लोगों ने फिर से प्रोटोटाइप करके देखा। अब फायदा क्या हुआ कि वजन तो हम लोगों ने कम कर दिया, पर चूंकि वजन कम हो गया तो जो लोग इस्तेमाल करते थे उनको ये नहीं भरोसा होता था इस्तेमाल करते हुए कि ये उनका वजन ले लेगा सीढ़ी पे चढ़ते समय और उतरते समय, और ये टूटेगा नहीं, या जो रॉड है, पैर है उसके, वो मुड़ेंगे नहीं। और लॉकिंग मैकेनिज्म हालांकि हम लोगों ने फिर से चेंज कर दिया था, पर फिर भी उसमें कुछ कमी शायद रह गई थी, जो ठीक से काम नहीं करता था, कभी काम करता था, कभी नहीं काम करता था। यानी हम लोगों ने 2 प्रोटोटाइप बना लिए, उसके बाद भी हमको सफलता नहीं मिली। हमने क्या किया, हम फिर से वापस अपने आइडिएशन फेज पे गए, पर जो हमारा बेस था वो रह हो गया प्रोटोटाइप 2, यानी दूसरे नंबर का जो हम लोगों ने मॉडल बनाया, हमने उसके ऊपर फिर से काम करना शुरू किया। इसी तरह से हम लोग तीसरे और चौथे मॉडल पे आए, थोड़ी सफलता मिली, कुछ समस्याओं को हमने हल किया जो हम लोगों ने डिफाइन करी थी, परिभाषित करी थी। उनमें से कुछ चीजें हम लोगों ने ठीक से कर ली, कुछ चीजों पे हम लोग नहीं कर पाए, तो हम लोग इसी तरह से करते रहे। तो जो ये आइडिएशन, आइडिया सिलेक्शन, इवैल्यूएशन, प्रोटोटाइपिंग का फेज था, ये एक साइकिल में चलता रहा तब तक जब तक हम लोगों ने एक अच्छा प्रोटोटाइप नहीं बना लिया। उसके बाद में क्या हुआ, ये प्रोटोटाइप बन गया, फिर इसके हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी। तो देश की एक अग्रणी कंपनी है विस्को, उसको हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी। उस कंपनी ने उस बच्ची को पैसे भी दिए, डाउन पेमेंट भी दिया, और अभी भी जितनी सेल होती है पर यूनिट सेल के ऊपर में उस बच्ची को कुछ अंश जाता है उसका। और बच्ची की अभी पढ़ाई नहीं पूरी हुई है, पर अभी भी उसको लाखों रुपए मिल चुके हैं, कमा चुकी है वो लाखों रुपए अपनी पढ़ाई पूरी करे बगैर। किस वजह से? सिर्फ अपने एक विचार की वजह से, सिर्फ अपने एक आइडिया की वजह से उसने ये कामयाबी हासिल कर ली, अभी कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही। ठीक है, अब कुछ उदाहरण मैं और आपको देना चाहूंगा। अब जैसे गुलशन कुमार, ये बच्चा है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का, तो इसने क्या अपना एक आइडिया दिया था कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अलग अलग घरों में, अलग अलग परिस्थितियों में जब हम पढ़ते हैं तो कभी हम लाइट के पास होते हैं, कभी हम लाइट के दूर होते हैं, कभी हम अपने सोफे पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो लाइट दूसरी दिशा में होती है। तो इससे कभी पता नहीं चलता कि हमारी आंखों को जितनी रोशनी चाहिए उतनी रोशनी हमको पढ़ने के लिए मिल रही है या नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, आंखों पे जोर भी पड़ता है और आंखें कमजोर भी हो जाती हैं। तो इस बच्चे ने ऐसा एक सिस्टम का इजाद किया था जिससे कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं और कमरे में जो रोशनी है उसके हिसाब से जो हमारी रीडिंग लाइट है, तो रीडिंग लाइट वो एडजस्ट कर देती है, ताकि जो भी बच्चा अपना पढ़ रहा हो तो उसको लाइट एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितनी मात्रा में एक रोशनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को पढ़ने के लिए, उतनी मात्रा में उस रोशनी बच्चे को मिलती है। ठीक है, फिर ये भी आप लोगों ने शायद देखा हो, कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि कभी आप लोग दरवाजे के इस साइड हैं, दरवाजा तो लकड़ी का बना हुआ है, सामने से कोई आ रहा, आपको पता नहीं, आपने एकदम तुरंत अगर दरवाजा खोल दिया है तो सामने वाले को लग जाता है, या कभी कभी टक्कर भी हो जाती है। कई बार अगर आप सामान लेके जा रहे हैं हाथ में और किसी ने दरवाजा अचानक से खोल दिया, आपको पता नहीं, दरवाजा टकरा गया तो सामान भी गिर जाता है। बहुत बार होता है, हम लोग घरों में होता है, स्कूलों में होता है, ऑफिस में भी होता है। तो इस बच्चे ने, सायन सेन, कलकत्ता वेस्ट बंगाल का जो बच्चा है, इसने क्या अपना विचार दिया कि जो भी नॉन ट्रांसपेरेंट डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, कि बहुत जगह तो ग्लास के भी डोर होते हैं, तो उनमें किसी तरह का सिग्नल होना चाहिए अपोजिट साइड में, यानी कि सामने से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो
वो उस सिग्नल को देख के उसको पता चल जाए कि दरवाजे की दूसरी तरफ कोई खड़ा है या कोई आ रहा है वहां से। उससे क्या होगा, जो टक्कर होने की या कोई सामान गिर के टूटने की जो संभावना होगी वो बहुत कम हो जाएगी। ये श्रुतिपर्णा रथ खुर्दा उड़ीसा की बच्ची है। इसने क्या देखा कि जब इसकी फैमिली में उसके भाई, छोटे भाई बहन जब नहाते थे ना, तो वो पानी बहुत इस्तेमाल करते थे। तो शावर में तो वैसे भी पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। तो उसने सोचा कि अगर मेरे घर में इतना ज्यादा नुकसान होता है पानी का, तो पूरे देश में जहां जहां पे शावर यूज होते हैं तो वहां पे कितना ज्यादा नुकसान होता होगा। तो इस बच्ची का ऐसा विचार था, इसका ये कहना था कि जिस चीज को हम मेजर नहीं करते, यानी कोई एक ऐसी चीज है जिसका हम कभी हिसाब नहीं रखते, तो हमको पता ही नहीं चलता कितना है, कितना खर्चा हो गया। ठीक है, जैसे आपके पर्स में कितने पैसे हैं, आप कहाँ कहाँ पैसे देते हैं, आप हिसाब रखते हो ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई मेरे पर्स में 500 रुपए थे, मैंने 100 रुपए यहाँ खर्चा किए, 50 रुपए यहाँ खर्चा किए, 20 रुपए यहाँ खर्चा किया, मेरे पर्स में इतने रुपए बचे होंगे। तो आप हिसाब रखते हो तो आप बचा के रख सकते हो, पर अगर आप हिसाब नहीं रखोगे तो आप कभी नहीं बचा पाओगे। ठीक है, तो इस बच्ची ने सोचा कि यदि एक कोई मीटर ऐसा लगा दे जो कि शावर वाले पाइप में लगा हो, तो उससे हमको ये तो पता चल जाएगा कि हम कितना पानी बर्बाद कर रहे हैं या कितना पानी खर्च कर रहे हैं। तो हो सकता है कि व्यक्ति शर्मिंदगी में ही सही पानी का जो अपव्यय है, पानी को जो बर्बाद करता है या बेकार में बहता रहता है, उसको थोड़ा सा कम कर सके। तो इस बच्ची ने ये आइडिया दिया था और इस आइडिया के लिए भी इसको पुरस्कार मिला था। अब ये बच्चा है, आप लोगों ने अंडमान निकोबार का नाम सुना होगा, शायद आप में से कुछ लोग हो सकता है वहां पे घूमने भी गए होंगे। तो वहां पे साउथ अंडमान में बच्चा रहता है, सायन अख्तर शेख। इसने एक बहुत कॉमन दिक्कत थी, बहुत कॉमन समस्या थी, जो आप सब लोगों ने अपने अपने घरों में देखी होगी, पर शायद उसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा। जो घर में हमारे सिलेंडर होता है, सिलेंडर की जो कैप होती है वो प्लास्टिक की कैप होती है। अब उस प्लास्टिक की कैप में एक मेटल की क्लिप होती है और एक नायलॉन का धागा होता है। तो सिलेंडर जब हम बदलते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, नायलॉन का धागा, जो पतला सा नायलॉन का धागा होता है, उसको पकड़ के हम खींचते हैं, जिससे वो क्लिप पीछे की ओर खींचती है और ढक्कन पकड़ के ऊपर उठाना पड़ता है। तो कई बार क्या अक्सर ऐसा होता है कि घर में सिर्फ महिलाएं होती हैं जब ये गैस सिलेंडर बदलना होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब ये पतली सी जो नायलॉन की डोरी होती है ये खींच रहे होते हैं, चूंकि ये बहुत महीन होती है, इससे उंगलियां कट जाती हैं। तो सायन के घर में भी एक ऐसी ही छोटा सा एक्सीडेंट हुआ कि जब मम्मी उसकी ये ढक्कन खोल रही थी सिलेंडर बदलने के लिए, तो उनका हाथ कट गया और खून आ गया। सायन को देख के ये बहुत दुख हुआ। उसने सोचा ये आज तो मेरे सामने हुआ है, पर हो सकता है ये पहले भी हुआ हो और हो सकता है ये बाद में भी हो। तो क्या मैं अपनी माँ की मदद करने के लिए कुछ ऐसा नहीं कर सकता? तो सायन ने क्या किया, उसने एक ऐसा टूल बनाया जिससे कि जो मेटल की क्लिप है ये खिसक भी जाती है और जो कैप है उसको पकड़कर इसको बड़े आराम से निकाला जा सकता है। तो इस बच्चे ने क्या किया, एक समस्या जो हर घर में होती है, हर घर में हम देखते हैं, उसको पहचाना और उसका एक सॉल्यूशन निकाला। अब ये बच्चा है श्रीकांतो मंडल, मथुरा उत्तर प्रदेश का। अब इस बच्चे ने क्या किया, मैंने एक उदाहरण दिया था सफाई कर्मचारियों का। अब इस बच्चे ने देखा कि सफाई कर्मचारियों के लिए तो कोई मशीन बनी नहीं। हम लोगों ने बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े मोबाइल, बड़े टीवी, बड़े वॉशिंग मशीन सब तो बना दी अपनी अपनी जरूरत के लिए, पर सड़क पे एक आम आदमी, समान आदमी जो सफाई करता है, उसके लिए हमने कुछ नहीं बताया। हमने तो उसका काम आसान करने के लिए, उसको दिक्कत कम हो ऐसा करने के लिए कुछ नहीं बनाया। तो इस बच्चे ने क्या सोचा, इस बच्चे ने कहा कि मैं उसके लिए कुछ बनाऊंगा। तो इसने एक कार्ट डिजाइन करी, एक कचरा उठाने की जो गाड़ी होती है वो डिजाइन करी, जिसमें कचरे के हिसाब से आप थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा हो गया तो उसमें फोल्डेबल फ्लैप्स हैं, वो आप खोल सकते हैं, ज्यादा कचरा भी इकट्ठा कर सकते हैं। कचरा पिकअप करने के लिए एक इसने पिकर बनाया, यानी कि हाथ में एक लीवर दबा के उसमें हाथ बने हुए हैं, ऐसे ऐसे करके वो कचरा उठा सकता है। और उसने कार्ट में ऐसा मैकेनिज्म भी दिया कि अगर कचरा कहीं पे ले जाके गिराना हो तो कार्ट सिर्फ एक बार टेढ़ा करने से पूरा का पूरा कचरा आराम से कार्ट से गिर जाता है। और इसने इस कार्ट में पानी की बोतल, झाड़ू और बाकी सारी चीजें जो कि एक सफाई कर्मचारी अपना इस्तेमाल करता है, उसके इस्तेमाल की सारी चीजें रखने की प्रोविजन इसने बच्चे ने बनाया।
तो इस बच्चे ने एक हमारी प्रतियोगिता होती है जिसको बोलते हैं इंस्पायर, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की प्रतियोगिता है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जिसे हमारी संस्था संचालित करती है, जिसका पूरे देश में। तो उस प्रतियोगिता में इसने भाग लिया था और अवार्ड जीता था। तो जो इसका विचार था बच्चे का, एक हमारे एंटरप्रेन्योर थे, उद्यमी थे, उनको बड़ा पसंद आया और उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर ली। यानी इस विचार को उन्होंने कहा कि मैं इस विचार से अब प्रोडक्ट बनाऊंगा, उत्पाद बनाऊंगा। बच्चे को उन्होंने पैसे भी दिए, कंपनी भी खोली, और ये जो डंपिंग कार्ट है, ये डंपिंग कार्ट उन्होंने बनाई और अब ये देश के बहुत सारे हिस्सों में, ये अलग अलग जगह में गई है। इनफैक्ट ये गुवाहाटी में भी वहां पे एक बहुत फेमस मंदिर है, वहां पे भी गई है। तो अब उसका बिजनेस हो रहा है और उससे जो पैसे होते हैं, पैसा मिलता है, वो इस बच्चे को भी जाता है। तो ये दूसरा उदाहरण है इस पूरी प्रेजेंटेशन में जहां पे सिर्फ एक विचार से बच्चों के हाथ में करोड़ों लाखों रुपए आ गए और अभी भी आ रहे हैं। जैसे जैसे इसकी सेल होती रहती है, पर यूनिट पे जितनी भी उनको रॉयल्टी मिलती है वो साल में 2 बार उनके अकाउंट में आती रहती है। तो जैसे ये बच्चे सोच सकते हैं विचार और उनके विचारों का बाजारीकरण हो सकता है, वैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में शायद ऐसे कोई विचार हो और वो भी आगे जा सकते हैं। अब ये तन्मय तकाले, पुणे महाराष्ट्र, ये करीब 4-5 साल पहले एक आइडिया आया था इस बच्चे का कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने हाथ में सामान लेके जा रहे होते हैं। अब दरवाजा अगर खोलना होता है तो दरवाजे की हम कुंडी कैसे खोलें या दरवाजे की नॉब को कैसे घुमाएं। तो इस बच्चे ने कहा कि दरवाजों के अंदर में, खासतौर पे ऐसी जगह जैसे कि होटल हो गए या और कहीं पे ऐसी जगह हो गए जहां पे इस तरह की दिक्कत आती है, तो वहां पे पैर से खुलने वाले दरवाजों की फैसिलिटी होनी चाहिए। यानी कि एक ऐसा कोई लीवर हो, हम अगर हाथ में सामान पकड़े हो, हम उसको पैर से दबाएं तो वो दरवाजा खुल जाना चाहिए। हालांकि इस बच्चे ने ये विचार कई साल पहले दिया था जब कोरोना नहीं था, पर आज के हम इस समय में भी देखें तो ये विचार बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा छूने से हर आदमी डरता है कि हाथ में कहीं कोरोना तो ना लग जाए। यदि ये विचार आज की डेट में इम्प्लीमेंट हो जाए तो एटलीस्ट जो दरवाजे हैं, दरवाजों के नॉब है, उन सबको छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैर से ही हल्का हम लोगों ने एक लीवर दबा के दरवाजा खोल देना है। ठीक है, तो ये इस बच्चे का आइडिया था। अब मैं आता हूं इंस्पायर अवार्ड मानक के बारे में, जिसके बारे में मैंने बोला था। ये जो मैं बताऊंगा ये ना केवल बच्चों के लिए है बल्कि ये टीचरों के लिए भी ये जानकारी बहुत जरूरी है कि भारत सरकार का जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो एक स्कीम चलाता है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए। आप में से कुछ लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी होगी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए उनके मौलिक, ओरिजिनल, इनोवेटिव आइडियाज के लिए, मौलिक नवाचारों के लिए, मौलिक नए विचारों के लिए ये प्रतियोगिता है। ठीक है, इसमें हर स्कूल 5 आइडियाज, अब वो स्कूल कक्षा 6 तक का भी हो सकता है, कक्षा 8 तक का भी हो सकता है, कक्षा 10 तक का भी हो सकता है, पर हर स्कूल 5 आइडियाज नॉमिनेट कर सकता है किसी भी क्लास के, क्लास 6 से लेके 10 तक के, ऑनलाइन। तो एक इसका पोर्टल है जिसको हम लोग बोलते हैं EMIAS। ठीक है, inspireawards-dst.gov.in। इसके ऊपर स्कूल को क्या करना होता है, अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना होता है, और जब ये प्रतियोगिता नामांकन स्वीकार कर रही होती है, जैसे इस साल इसका नामांकन हुआ था जुलाई 15 से लेकर अक्टूबर 24 तक, तो उस पीरियड में जाके स्कूल 5 बेस्ट आइडियाज, चाहे कक्षा 6 से हो, 7 से हो, 8 से हो, 9 से हो, 10 से हो या मिक्स हो, उनको जाके वो नॉमिनेट कर लेता है। अब इसके फायदे क्या होते हैं ये भी हम आपको बता दें। पूरे देश में से हम लोग की कोशिश रहती है कि हम 10 लाख आइडियाज को चुनें। ठीक है, 10 लाख आइडियाज नॉमिनेट होंगे तो उनमें से 10% यानी 1 लाख आइडियाज को हम चुनते हैं, और 1 लाख आइडियाज को यानी 1 लाख बच्चों को मिलता है 10,000 रुपए, जिसको इंस्पायर अवार्ड कहते हैं, और ये पैसा सीधे बच्चों के अकाउंट में जाता है। इस पैसे का जो इस्तेमाल होता है वो बच्चों को जो आपने आइडिया दिया है उसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए करना होता है। ठीक है, यानी सारे स्कूलों ने जब अपने 5-5 आइडियाज नॉमिनेट कर दिए और जब इसका पीरियड खत्म हो गया नॉमिनेशन का, उसके बाद में जूरी होती है नेशनल लेवल पे, करीब 500-600 जूरी मेंबर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड अबव।
कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के इंस्टीट्यूशंस के असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अबव लेवल के 500-600 लोग इन 10 लाख आइडियाज का मूल्यांकन करते हैं और उनमें से जो टॉप के 1 लाख होते हैं उनको इंस्पायर अवार्ड के 10,000 रुपीज मिलता है। फिर ये बच्चे जो कि जिनको 10,000 रुपए मिले होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रतियोगिताओं में 10% बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, वो भाग लेते हैं स्टेट लेवल प्रतियोगिता में। अब स्टेट लेवल प्रतियोगिता में जितने बच्चे भाग लेते हैं वहां पे फिर से उनका मूल्यांकन किया जाता है सारे प्रोजेक्ट्स का। फिर स्टेट लेवल से जो 10% बच्चे होते हैं, यानी कि जो 1,000 बच्चे हुए, हम 10 लाख से पहुंचे 1 लाख पर, 1 लाख से पहुंचे 10,000 पर, 10,000 बच्चे लगभग भाग लेते हैं स्टेट लेवल पे। 10,000 में से 1,000 बच्चे चुने जाते हैं जो आगे चल के नेशनल लेवल पे भाग लेते हैं। अब इन 10,000 बच्चों को जो चुना गया है अलग अलग राज्यों से, हम लोग एक मेंटरिंग वर्कशॉप करते हैं। पिछले साल और इस साल तो वर्कशॉप फिजिकल हो नहीं पाई कोरोना की वजह से, तो हम लोगों ने ऑनलाइन मेंटरिंग वर्कशॉप करी थी। तो इस मेंटरिंग वर्कशॉप में क्या करा जाता है कि आसपास का जो भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन होता है, IIT है, चाहे NIT है, चाहे IISER है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, या किसी यूनिवर्सिटी का कोई इंजीनियरिंग सेंटर है, तो हम लोग ऐसे किसी भी रिप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बच्चे उस राज्य से सेलेक्ट होते हैं उनको वहां पे ले जाते हैं। उनकी 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सबसे ज्यादा हम लोग ने 7 दिन की मेंटरिंग वर्कशॉप करी। यानी कि वो बच्चे जाते हैं वहां पे, जो इंजीनियर्स हैं उनसे बात करते हैं, उनको सिखाया जाता है कि कैसे हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, कौन सा मटेरियल हम इस्तेमाल करें, प्रोजेक्ट को कैसे बनाएं, कैसे हम लोग डिजाइन का ख्याल रखें, कैसे हम लोग एफिशिएंसी का ख्याल रखें। तो प्रोजेक्ट बनाने के बारे में जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं, इनोवेशन के बारे में जितनी चीजें चाहिए होती है, तो हम लोग उनको शॉर्ट में उनके लेवल पे कैसे उनको बताएं। उसके बाद में जो उनके विचार होते हैं, उनके प्रोजेक्ट होते हैं जिसकी वजह से वो स्टेट लेवल क्वालिफाई कर रहे होते हैं नेशनल लेवल के लिए, उनके ऊपर में चर्चा होती है। उसके ऊपर में एक्सपर्ट जो होते हैं वो फीडबैक देते हैं कि आप अगर राष्ट्रीय लेवल पे जाके भाग ले रहे हैं तो कैसे आप अपने जो प्रोजेक्ट हैं उनको और सुधार कर सकते हैं उनमें, ताकि आपके जीतने की जो संभावना है राष्ट्रीय लेवल में वो बढ़ जाए। तो एक इसमें ये मेंटरिंग वर्कशॉप का कंसेप्ट हम लोगों ने 2-3 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी मिलता है। और जब वो सीधे जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करते हैं तो उनको भविष्य के लिए भी बहुत सारी चीजों का, नई चीजों का पता चलता है जो शायद अपने स्कूल के लेवल पे उनको नहीं पता चलता हो। इसके बाद में क्या होता है, प्रोजेक्ट अगर सुधारना है, संशोधन करना है होता है, तो हम लोग उनको दोबारा से एक धनराशि देते हैं जो प्रोजेक्ट की आइडिया के हिसाब से, प्रोजेक्ट की जरूरत के हिसाब से होती है। लगभग 25,000 रुपए तक की धनराशि देने का प्रावधान है स्कीम में। ऐसा नहीं है कि सभी को ही 25,000 मिलती है। अब किसी का अगर छोटा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए उसमें 2,000 ही की जरूरत पड़ेगी नया बनाने के लिए, सुधार के बनाने के लिए, तो उसमें 2,000 ही रुपए होते हैं। और किसी का कई सेंसर वाला कोई प्रोजेक्ट होता है, मान लीजिए 5 सेंसर इस्तेमाल करने हैं, वो सेंसर ही अगर 4,000 के हैं तो 20,000 तो खाली सेंसर के हो गए। तो और उसमें प्रावधान है सपोर्ट का 25,000 रुपए तक का। तो वो धनराशि भी बच्चों को दी जाती है और उम्मीद ये की जाती है इस धनराशि का सही इस्तेमाल करते हुए बच्चे, जो भी एक्सपर्ट ने उनको फीडबैक दिया है, अपनी राय दी है, उसको समझते हुए नया प्रोजेक्ट अच्छे से, नया नहीं वही प्रोजेक्ट अच्छे से सुधार करके बनाएंगे और फिर उस प्रोजेक्ट को ले जाके वो नेशनल लेवल जो कंपटीशन होगा उसमें वो भाग लेंगे। और उनके इस तरह से हमें उम्मीद रहती है कि उनसे जीतने की जो संभावना होगी वो बढ़ जाएगी। तो जो 1,000 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उनमें से टॉप 60 बच्चे जो होते हैं वो चुने जाते हैं और उन बच्चों को अवार्ड मिलता है। टॉप 1, 2, 3 जो होते हैं उनको कैश अवार्ड मिलता है और बाकी जो टॉप 60 के सारे बच्चे होते हैं उनको और भी अलग अलग तरह के पुरस्कार मिलते हैं। और कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं, जितने भी बच्चे NLEPC में भाग लेते हैं उनको भी मिलते हैं। जो शिक्षक गण होते हैं जिनके बच्चे, या स्कूल होता है जिनके बच्चे टॉप 60 में आते हैं, उनको भी पुरस्कार मिलते हैं, ट्रॉफी मिलती है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी और स्टेट लेवल के अधिकारी होते हैं जिनके बच्चे आगे जाके पुरस्कार लेते हैं या जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है, उनको भी प्रोत्साहन के लिए ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिलते हैं। अब ये जो 60 बच्चे हैं, इनके जो प्रोजेक्ट होते हैं, इन पे आगे क्या काम होता है।
देखिए, प्रतियोगिता तो 1 साल की होती है, वो 1 साल में शुरू हुई, 2021-22 में शुरू होगी और उसका अवार्ड फंक्शन यानी राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार समारोह के साथ में ये खत्म हो जाता है। पर जो हमारी संस्था है राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान, हमें इस स्कीम में जोड़ा गया है, वो इस वजह से जोड़ा गया है ताकि ये जो बच्चों के जो प्रोजेक्ट हैं, इनको हम आगे ले जा सकें। आगे ले जा सकने से मतलब है कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था एडजस्टेबल वॉकर का, जैसे उदाहरण दिया आप लोगों को क्रचेस विद शॉक एब्जॉर्बर का, जैसे डंपिंग कार्ट का एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। यानी कि हम नहीं चाहते कि ये विचार सिर्फ पुरस्कार तक रह के सीमित हो जाए। हम ये चाहते हैं कि इनमें से जितने ऐसे विचार हैं जिनको हम एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिनके लिए हम पेटेंट फाइल कर सकते हैं, हम करें और उनको कंपनीज को लाइसेंस करें ताकि इन विचारों पर आधारित जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, इन आइडियाज पे बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में आ सकें और लोग उसका इस्तेमाल कर सके और संभवतः उसकी जो भी रॉयल्टी हो वो इन बच्चों को वापस जा सके। ये एक मेन उद्देश्य है इस स्कीम का। अवार्ड और प्रोत्साहन तो है ही, एक दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है। और क्या चीज होती है इस प्रतियोगिता में कि जापान गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, उसके साथ में भी एक अनुबंधन है भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कि हर साल इन 60 में से ये जो बच्चे होते हैं इनको एक सकूरा एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जापान गवर्नमेंट के साथ में। उस प्रोग्राम के तहत में जो टॉप के 60 बच्चे होते हैं उनको जापान सरकारी खर्चे पे, जापान की सरकार के खर्चे पे उनको वहां पे भेजा जाता है। वहां पे एक अच्छे होटल में रहते हैं और वहां पे जो जापान की सरकार है उनको बहुत सारी जगह, जैसे उदाहरण के तौर पे जापान की जो स्पेस एजेंसी है जैक्सा है, वहां पे ले जाते हैं। जापान की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी है वहां पे ले जाते हैं, दिखाते हैं। जापान की जो बुलेट ट्रेन की एजेंसी है वहां पे लेके जाते हैं। अंडर वाटर जो उनकी रिसर्च होती है वहां पे लेके जाते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में लेके जाते हैं, जापान के स्कूलों में लेके जाते हैं। तो एक तरह की एक्सपोजर विजिट होती है और हर विजिट में करीब 35 से 40 बच्चे जाते हैं और 2-3 टीचर्स भी होती हैं जो नॉमिनेट की जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट नोडल ऑफिसर द्वारा, वो लोग भी जाते हैं। तो एक ये मौका मिलता है। और बहुत सारी स्कीमें होती हैं भारत सरकार की, जैसे हम लोग, हमारी संस्था जो है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, आसियान कंट्रीज, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन कोऑपरेशन, आसियान कंट्रीज के साथ में हम लोगों का करार है, हमारी सरकार का करार है। और हम लोग उनकी जो इनोवेशन की एग्जीबिशन होती है, इवेंट होते हैं, वहां पे भी बच्चों को लेके जाते हैं। ब्रिक्स, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो ग्रुप है, उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं हर साल, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम, यंग इनोवेटर प्रोग्राम, वहां पे भी हम बच्चों को लेके गए, उनको वहां पे भी एक्सपोजर दिया। आसियान में बच्चे इंडोनेशिया में गए हैं, फिलीपींस में गए हैं और देश के और भी जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है। तो इस तरह की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो टॉप 60 क्रिएटिव बच्चे हैं हम उनको कैसे उनको लिंक करें ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगह अपनी प्रतिभागिता करने का मौका मिल सके और ना केवल उन्होंने जो काम किया है वो देश में और दुनिया के और लोगों को बताने का मौका मिल सके, बल्कि और जो बच्चे आते हैं यहाँ पे भाग लेते हैं उनसे भी उनको सीखने का मौका मिल सके। तो ये स्कीम अपने आप में दुनिया की इस तरह की सबसे बड़ी स्कीम है। आप सोचो 10,000 रुपए 1 लाख बच्चों को, उसके बाद में 25,000 रुपए तक 1,000 बच्चों को मेंटरिंग वर्कशॉप, जिसके अंदर में करीब 10,000 बच्चों को हर साल हम लोग मेंटरिंग करवाते हैं। और फिर टॉप 60 में अवार्ड हो गया, कैश अवार्ड हो गया, इतनी सारी स्कीम में। तो मैं ये कहना चाहता था इसके बारे में बता के कि जो स्कूल हैं, आप लोग जो टीचर गण हैं, शिक्षक गण हैं जो कि जुड़े हुए हैं आज, अगर आपका स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है EMIS पे तो आप उसको रजिस्टर करें। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है आप उनसे बात करें। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब है वो भी थोड़ी सी मेहनत करें। उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बच्चों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, पर हमारे यहाँ से जो प्रविष्टियां हैं, अभी ये प्रतियोगिता खत्म हुई है 24 तारीख को, तो उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य है, जितनी जनसंख्या है, उसके अनुपात में जो नॉमिनेशंस आई है वो बहुत कम है। बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, उत्तराखंड जहाँ से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वहां पे ही 25-26 हजार एंट्रीज आ चुकी है। एक छोटा सा राज्य जो कि उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा ही होगा परसेंटेज में। तो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब के मेंबर्स हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दें इन सब चीजों के अंदर में कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज अगर बच्चों को मिलेंगी और सुदूर क्षेत्र के बच्चे अगर इस तरह की इवेंट में प्रतिभागिता करेंगे और आगे जाएंगे
तो ना केवल वो उनके लिए पर उनके जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। तो कृपया इस पे ध्यान ध्यान दें, और इसके बारे में यदि कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। मैंने पूरे 2 घंटे की प्रेजेंटेशन नहीं रखी, मैं चाहता था इसके बाद में ताकि बच्चों से थोड़ा सा इंटरेक्शन भी हो सके। तो प्रेजेंटेशन तो मेरी खत्म हो गई है। अब आप में से जो कुछ पूछना चाहता है वो पूछ सकता है, कोई और डाउट हो तो बता सकता है। मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. बस ठीक है। Yes, sir. बस मैंने गलती कर दी है सब। सब लोग शांत हो जाओ। हाँ ठीक है। अब ऐसा करो, मैं अभी पहले चैट बॉक्स में देखता हूँ कि अगर आपने कोई सवाल पूछा होगा तो मैं बताता हूँ। सवाल तो शायद किसी ने नहीं पूछा है चैट बॉक्स में। अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो स्पीकर ऑन करके पूछेंगे तो बहुत सारा शोर हो जाएगा। तो आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर दो, तो आपके सवाल पढ़ के मैं जवाब दूंगा। अभी तो खाली अटेंडेंस दे रखी है सब लोगों ने। टाइम है हमारे पास, आपको जितने सवाल पूछने हैं आप आराम से सवाल पूछ सकते हैं। आधा घंटा है हमारे पास। अभी तो कोई सवाल नहीं दिखा, सवाल जैसा था मुझे नहीं दिखा चैट बॉक्स में। सर एक विभो वर्मा ने क्वेश्चन किया है कि हाउ कैन आई फिल दिस फॉर्म इंस्पायर्ड अवार्ड मानक के बारे में। इंस्पायर्ड अवार्ड मानक के लिए? अच्छा, इंस्पायर्ड अवार्ड मानक में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते हैं। स्कूल क्या होता है, सबसे पहले स्कूल रजिस्टर होता है इंस्पायर की वेबसाइट पे। ये पूरी जो प्रक्रिया है इंस्पायर की, ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसमें फिजिकली कुछ नहीं करना पड़ता है। तो स्कूल को सबसे पहले इंस्पायर की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है, जनरली वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, वो लोग उसको अप्रूव करते हैं, रजिस्ट्रेशन को चेक करके अप्रूव करते हैं। उसके बाद में जब इंटरव्यू की नॉमिनेशन की कॉल आती है, यानी कि जब हम कहते हैं कि इस साल की नॉमिनेशन ओपन है, उस समय स्कूल बच्चों के बीच में से आइडियाज कलेक्ट करेगा, उनका मूल्यांकन करेगा अपने स्तर पर, और जो टॉप 5 आइडियाज हैं, जो सबसे अच्छे 5 विचार हैं, उनको फिर वो ऑनलाइन नॉमिनेट करता है। ठीक है। अगर आप में से जो लोग इच्छुक होंगे तो मैं इंस्पायर की एक अलग प्रेजेंटेशन दे दूंगा, है भाई संदीप भाई? बिल्कुल सर, है ना? तो जितने भी आपके साइंस क्लब हैं या जो भी टीचर इच्छुक होते हैं, मैं उनको इंस्पायर की एक अलग प्रेजेंटेशन दे दूंगा जिसके अंदर मैं सारी चीजें बता दूंगा। पर इंस्पायर में जितने बच्चे हैं वो सिर्फ स्कूल के जरिए ही भाग ले सकते हैं। स्कूल ही उनके जो नामांकन है वो ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। If we can make a water check meter between all India, if we can make a water check meter, मैं सवाल ठीक से समझा नहीं। इस बच्चे का जहां तक मुझे समझ में आ रहा है प्रश्न ये है कि वाटर चेक मीटर बिटवीन ऑल इंडिया, मतलब जो पानी का मीटर, इसका कहने का मतलब है कि पानी को हम कैसे, जैसे बिजली, मुझे जो समझ में आ रहा है इसका प्रश्न मुझे यही समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार से बिजली के मीटर लगे हुए हैं उस प्रकार से पानी के बारे में पूछना चाह रहा है कि पूरे भारत में उस पे कैसे कंट्रोलिंग कर पाएंगे, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा, हो सकता है वो जो उदाहरण दिया था उससे भी जुड़ा हुआ कुछ सवाल हो। देखिए, मीटर तो पानी के सबके घर में लगे होते हैं, और पूरे भारतवर्ष में तो हम एक जैसा या एक मीटर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो अलग अलग राज्यों का स्टेट सब्जेक्ट होता है और उनके रूल के तहत में उसके रेट होते हैं, सब कुछ होते हैं। पर हम जो काम कर सकते हैं, हम सारे के सारे पूरे भारतवासी, वो ये तो जरूर कर सकते हैं कि जो अनर्गल हम लोग पानी बर्बाद करते हैं ब्रश करते समय या बाकी चीजों में, अगर हम उसको थोड़ा सा सेव करें तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आप सब बच्चे लोगों के जो पोते पोती होंगे, उनको हम अच्छा पानी दे पाएंगे। नहीं तो पता चला कि आप लोग की अगली पीढ़ी तक आते आते देश के अंदर में बहुत बड़ा पानी का संकट खड़ा हो गया। हाउ कैन वी मेजर अ वाटर लेवल? वाटर लेवल तो मेजर करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। जियोलॉजिस्ट होते हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास में टूल्स होती हैं सर्वे करने के लिए। वो बहुत सारी टेक्निक्स है, वो होते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड टूल्स होते हैं वो।
पढ़ाएंगे, हमारे स्कूल में लड़के ही नहीं पढ़ते। कौन बोल रहा है स्कूल के बारे में? हरि नारायण सिंह ने अभी ज्वाइन किया, नीरज दुबे ने भी ज्वाइन किया है। जो चलिए पूछिए वाली बच्चे ही नहीं, टीचर भी पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो सर। हाँ भाई, मेरा नाम सत्यम है। आई बिलोंग्स टू सिमेरपुर, यूपी पॉलिटेक्निक सिमेरपुर से बिलोंग करता हूँ सर। हाँ जी। हेलो सर, सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अगेन बोल रहा हूँ सर, मेरा नाम सत्यम गुप्ता है। मैं सिमेरपुर के पॉलिटेक्निक सिमेरपुर से यहाँ से डिप्लोमा कर रहा हूँ। जो आपने ये योजना है, इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा एक बार अगेन बता दीजिए। ये योजना है स्कूल के बच्चों के लिए, कक्षा 6 से लेके 10 तक के लिए खाली। आप चूंकि पॉलिटेक्निक में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, पर आप हमारी संस्था में अपने नवाचार, अपने इनोवेशन के बारे में जानकारी देखकर हमारी जो प्रतियोगिता है, हमारी एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है, नेशनल बाइनियल अवार्ड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर में आप भाग ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रतियोगिता में आप भाग नहीं ले सकते क्योंकि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, और ये प्रतियोगिता कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों के लिए ही है। मैं अपनी वेबसाइट चैट बॉक्स में सर किस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, फिर से बताएंगे? मैंने चैट बॉक्स में अपनी ऑफिस की वेबसाइट डाल दी है nif.org.in। तो हमारी एक राष्ट्रीय द्विवार्षिक प्रतियोगिता होती है तृणमूल नवाचारों के लिए, ग्रास रूट्स इनोवेशन के लिए, उसमें आप भाग ले सकते हैं। उसकी जानकारी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। मैंने अपना ईमेल आईडी भी डाल दिया है। आप में से कभी भी किसी को किसी भी तरह की जानकारी चाहिए जो शायद मेरे पास उपलब्ध हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यदि मेरे पास वो जानकारी उपलब्ध होगी तो मैं आपको ईमेल करके बता दूंगा। ओके सर, उस प्रतियोगिता के बारे में हमको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए, मतलब होता क्या है, क्या करना होता है? वो इनोवेशन की प्रतियोगिता होती है। यदि आपने कोई भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट किया है, वो किसी भी चीज से संबंधित हो सकता है, वो खेती से संबंधित हो सकता है, ऊर्जा से संबंधित हो सकता है, घरेलू चीजों से संबंधित हो सकता है, मशीनरी रिलेटेड इनोवेशन यानी कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर इनोवेशन आपने किया है तो उसकी जानकारी आप हमको लिख के भेज सकते हैं। तो हम अपनी प्रतियोगिता में उसको शामिल कर लेंगे, और जब उसका मूल्यांकन हो जाएगा और वो आगे जाएगी तो हम आपको समय समय पे बताते रहेंगे कि वो प्रतियोगिता में कितना आगे बढ़ी है, या आगे नहीं जाएगी तो हम आपको बता देंगे आगे नहीं जाएगी और क्यों नहीं जाएगी, ये भी बता देंगे। उसका मतलब सर प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेशन करना ना सर? प्रेजेंटेशन नहीं करना है, आपको देना है द्विवार्षिक प्रतियोगिता के लिए। आप जो लिख के हमें भेजेंगे। सर ये 11th वालों के लिए प्रतियोगिता नहीं है क्या? ये बेटा 11th वालों के लिए नहीं है, ये अभी तक कक्षा 6 से 10 तक के लिए है, जिसके बारे में मैंने बताया। जी सर। ऐसी कोई सर हम लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा? आप हमारे ऑफिस को लिख के भेज सकते हैं। आप लोगों के पास में अगर कोई विचार हो, मैंने अपनी ईमेल डाल दी है चैट बॉक्स में, आपके पास में कोई ऐसे विचार है कक्षा 11, 12, पॉलिटेक्निक, ITI ऐसे किसी भी, तो आप हम लोगों को लिख के भेज सकते हैं। इस इंस्पायर मानक की प्रतियोगिता में नहीं, पर जो हमारी दूसरी प्रतियोगिता है उसमें आप लोग भाग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक बहुत अच्छे सत्र में हमारे विद्यार्थियों को और तमाम इसमें अध्यापक भी जुड़े थे जिनका आपने मार्गदर्शन किया, इंस्पायर अवार्ड मानक से लेकर के और तमाम इनोवेशन के उदाहरण को देते हुए आपने इन बच्चों के जैसा कि एक इग्नाइट आपका इनिशिएटिव है, आपने इन बच्चों को निश्चित रूप से इनके माइंड को इग्नाइटेड किया। ये कुछ जरूर सीख करके जाएंगे, ऐसा मुझे पूरी तरीके से अनुमान है और विश्वास भी है कि हमारी ये कार्यशाला इन बच्चों के लिए और तमाम ऐसे अध्यापक जो कि इंस्पायर अवार्ड मानक के साथ जुड़े हुए हैं, आज उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक बार फिर से मैं आज के चीफ गेस्ट और हमारे स्पीकर डॉक्टर नितिन मौर्य सर, जो कि मैं फिर से आपको बता दूं, आप वैज्ञानिक एवं प्रमुख हैं प्रचार एवं सामाजिक प्रसार विभाग, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान, अहमदाबाद, गुजरात। यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान के बारे में और कुछ जानना है तो गूगल पर भी जाकर के वो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन टाइप करेगा और उसको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी और आप सीधे हमारे डॉक्टर नितिन मौर्य सर से कनेक्ट हो पाएंगे। किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप उस पर प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे साथी आज मेरे साथ जुड़े रहे, आज इस नवाचार कार्यशाला का प्रथम दिवस था। कल फिर से द्वितीय दिवस में हम आप लोग को बायो इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग के बारे में एक नए
एक्सपर्ट के साथ आपको जोड़ेंगे। कल आप बायो यानी नेचर से कैसे, नेचर से प्रेरणा लेकर के किस प्रकार के नवाचार किए जा सकें, कल आप इसके बारे में सीखेंगे। यही समय रहेगा 2 से 4, हम कल फिर आपसे जुड़ पाएंगे और आपको कल अपने विभाग के बारे में, अपने विभाग का पता आपको शेयर करेंगे, जिससे कि आप अपनी कोई भी क्वेरी या अपने इनोवेशन के बारे में हमसे साझा कर सकें, जिससे कि आगे हम उसको राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान को अग्रसारित कर सकें, जिससे कि आपकी उस इनोवेशन पर एक अच्छी प्रक्रिया, एक अच्छा आपको जो उसका प्रोत्साहन है और समर्थन के साथ उत्प्रेरण राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान अहमदाबाद गुजरात के द्वारा आपको मिल सके। सर एक बार फिर से मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के नवप्रवर्तन केंद्र की ओर से और CSTUP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूरे परिवार की ओर से, सभी अधिकारीगण की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप आज इस कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि आप हमारे साथ जुड़े अपने व्यस्ततम समय में से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को, जो आप लोग जुड़े, आपने मेरी बात सुनी और मैं उम्मीद करता हूँ समझी भी होगी। काउंसिल को, संदीप को, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। इसके साथ ही मैं आज के इस सेशन में हमारे सहयोगी रहे श्री सुमित श्रीवास्तव जी, जो कि साइंटिफिक ऑफिसर हैं काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। श्री संदीप यादव जी, आपका विशेष सहयोग रहा हमारे इस कार्यशाला को संपन्न करने में। साथ ही साथ इस कार्यशाला को कराने की जो प्रेरणा है वो नवप्रवर्तन खंड के हमारे संयुक्त निदेशक श्री राधेलाल सर की प्रेरणा रही, जिसकी वजह से आज ये कार्यक्रम हम संपन्न कर पाए। कल फिर 2 से 4 हम आपसे जुड़ेंगे। आप इस मीटिंग से अब लेफ्ट हो सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल आपसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूंगा, जिससे कि आपकी जो भी क्वेरी है वो आपकी सॉल्व हो सके। एक बच्चे का प्रश्न भी था बीच में कि क्या प्रमाण पत्र मिलेगा, तो आप सभी को मैं बता दूं कि आप सबको इस कार्यशाला के उपरांत 10 से 15 दिन के अंदर आपकी मेल पर आपका डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। धन्यवाद।